हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के सेशन में आप सभी का स्वागत है एंड आई होप यू ऑल आर रियली एक्साइटेड। यहाँ पर हम मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 41 और 42 ये डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है ऑफ आई एंड आई एफ एस। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द 25 लेक्चर सीरीज, जहाँ पर हम कंप्लीटली 25 लेक्चर्स में इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फॉर द जॉब एग्जाम, जी हाँ, इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर रहे हैं। एंड ईच लेक्चर में हमारे ये एम है कि ईच लेक्चर से आप एटलीस्ट +2 मार्क्स गेन करके जाओ, यानी कि +2 मार्क्स आपको लेक्चर देखकर एग्जाम में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो आंसर करने में आपकी हेल्प हो, ताकि बाय द एंड ऑफ द 25 लेक्चर्स 50 मार्क्स का हमारा जो टारगेट है वो हम गेन कर पाए, राइट। तो इस सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इन सेशंस को देखकर कई लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट पाया है। यू कैन सी ऑल ऑफ दिस कमेंट्स हियर, एवरीबडी हैज़ बीन बेनिफिटिंग, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स जो भी जॉब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और लेट मी रिमाइंड यू कि आई एंड आई एफ एस को कम्प्लीटली अभी एग्जाम के लिए काफ़ी कम दिन बचे हैं, सो विद इन 10 डेज कम्प्लीटली अगर आपको आई एंड आई एफ एस प्रिपेयर करनी है तो वी हैव कम अप विद अ लाइव क्रैश कोर्स। ओके, तो इस क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रिकॉर्डेड होते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर सही से सीख नहीं रहे, तो लाइव क्लासेस है, लाइव इंटरेक्शन होगा, हम साथ के साथ बात करते हुए, क्वेश्चंस को आंसर करते हुए ईच एंड एवरी पार्ट पर हमारी जो है डिस्कशन इंटरैक्टिव वे में ये होगी। तो लाइव क्लासेस है, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो लेक्चर के पीपीटी से, आप ये जो पीपीटी से ये देख रहे हो तो ऑलमोस्ट इसी तरीके से लेक्चर के पीपीटीज रहेंगे, उनको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो in the PDF form, and that is enough for your preparation for the JAB exam as far as I and IFS is concerned. तो टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया because preparation is really important. Okay, so do be part of this. See you in the live crash course. आप इसको एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको एनरोल करना है। एंड इफ़ यू यूज़ JAIAB 70 जैब 70 तो आपको 2350 का जो कोर्स है वो सिर्फ 700 रुपीज़ में मिल रहा है। 70% ऑफ आपको इस कोर्स पर मिल रहा है। 700 रुपये तो हम यार यहाँ वहाँ खर्च कर देते। तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस एंड क्रैक योर जैब एग्जाम एंड IFS विद दिस पर्टिकुलर कोर्स। ओके, तो इस सेशन में हम एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं। 41 42 चैप्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट मी टेल यू अराउंड 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस, ये हमारा जो है टॉपिक है इन दो चैप्टर्स में। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग म्यूचुअल फंड फर्स्ट। So in this part we will be discussing आई एंड IFS का इम्पोर्टेंट जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 41 म्यूचुअल फंड्स, मॉड्यूल डी का ये चैप्टर है, राइट। सो रियली इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम, राइट। तो वी विल बी डिस्कसिंग म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सभी को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स का डेफिनेशन क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, एवोल्यूशन कैसे, रोल, एसोसिएटेड रिस्क क्या है, ये सब हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फंड्स, स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के, ये सब देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सारी चीज़ें हैं। टर्म्स क्या है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो हम देखेंगे। न्यू फंड ऑफर क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, लोड फंड्स क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। एंड वी विल हैव अ लुक कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं। फाइनली सुपरविजन एंड रोल क्या है म्यूचुअल फंड्स का इन द कैपिटल मार्केट्स, विल बी हैविंग अ लुक एट दैट आल्सो। ओके, व्हाट इज म्यूचुअल फंड फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप लेट्स से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड यू हैव वेरी लेस नॉलेज एज फार एज स्टॉक्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स आर कंसर्न, अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो कई बार चांसेस है कि आपके पैसे डूब जाए, आप सही समय पर उसे जो है बाय एंड सेल ना कर पाओ एंड देन पैसों का लॉस होना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ओके, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं या नहीं इस चीज़ में। तो म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली ऐसे, वी कैन से इन्हें जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहा जाता है, तो ये ऐसे कंपनीज है, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी कहा जाता है। तो ये एक्चुअली आपके पैसे को लेते हैं एंड देन उन्हें अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। आपने ये कह दिया कि अरे मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, मुझे 150 रुपये चाहिए वापस, यानी कि 50 रुपीज़ का मुझे इसमें जो है प्रॉफिट चाहिए बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स।
तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड। या फिर म्यूचुअल फंड एक स्कीम देगा कि आपको 100 रुपये अगर आप दोगे 3 मंथ्स में आपको 150 रुपीज वापस मिलेंगे, वी विल इन्वेस्ट, वी विल गिव यू द मनी। ठीक है, तो अगर ये स्कीम इन्होंने दे रखी है, मोस्टली स्कीम्स देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उन स्कीम्स को आपको सब्सक्राइब करना होता है एंड देन यू हैव टू गिव द मनी। तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, इनके एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं किस किस इंस्ट्रूमेंट में हमें इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, किस में इन्वेस्ट करना है, ये सब उनका डिसीजन है, उनका हेडेक है किस तरीके से वो इन्वेस्ट करेंगे। बट इन्वेस्ट करने के बाद जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया है इतने पैसे आपको जो है मिलेंगे, दैट इज द थिंग। आपको घुसने की जरूरत नहीं है, उसमें से थोड़ा सा कमीशन अपना काट लेंगे, येस ऑब्वियसली वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे कैन डू दैट। सो दे आर अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ये एक लिंक बनते हैं बिटवीन यू हु इज एन इन्वेस्टर एंड द पर्सन हु वांट्स द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जहां पर हो रहा है, इन्वेस्टर्स और जो पीपल एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं कि उनके कंपनी में, उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो, इन दोनों के बीच का एक लिंक है। क्योंकि इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट करें और शेयर्स वगैरह में पैसे लगाएं तो एक्सपर्टीज नहीं होती, कई बार हेजिटेट करते हैं, तो वो थ्रू द इंटरमीडियरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से म्यूचुअल फंड जो है यूज कर सकता है। ये एक डिपेंडेबल एवेन्यू बन जाता है फॉर इन्वेस्टर्स लाइक मी। आई ऑल्सो डोंट हैव मच नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर स्टॉक्स, तो मेरे लिए एक डिपेंडेबल तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। ठीक है, इवन दैट कैन बी रिस्की, लेकिन यस, लेकिन देयर आर चांसेस कि आप अपने से जो इन्वेस्ट करोगे उससे कम ही रिस्क होगा। तो डिपेंडेबल रेवेन्यू इन्वेस्टर्स के लिए बन जाता है हु हैव अ लैक ऑफ एक्सपर्टीज। वी हैव जस्ट सीन के फंक्शंस क्या है इसके। इन्वेस्टर्स मनी को पूल करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स के मनी को पूल किया जाता है बाय द म्यूचुअल फंड्स। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से, अलग अलग इन्वेस्टर्स से ये पैसे ले लेते हैं। इन्वेस्टर कौन है? आपके मेरे जैसे लोग, लेट्स से मैं अपने आप को ले लेता हूँ जिसे कम नॉलेज है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, या फिर कोई है जिसे कम नॉलेज है इन्वेस्टमेंट में, सभी से मनी जो है इसने पूल कर ली एंड देन उन्हें स्कीम बता दिया कि ऐसे ऐसे आपके पैसे बढ़ेंगे। अब इस पूरे मनी को, पूल किए हुए मनी को एक साथ जो है फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स हो गए, इक्विटी हो गया, अलग अलग तरीके से उन्हें इन्वेस्ट किया। इनकम जनरेट होता है इससे, ठीक है। लेट्स से 1 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट किए हैं और 50,000 रुपए इनकम जनरेट हुई है। बहुत ही हाइपोथेटिकल है लेकिन हो सकता है किसी केस में। तो ये 50,000 रुपए जिस जिस तरीके से जिस जिसको इनकम देने का कहा तो उसको बांट देगा बाय कटिंग सम अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। म्यूचुअल यानी कि दे आर टेकिंग द फंड्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, पूल करके उसे इन्वेस्ट करते हैं एंड देन जो पूल किया हुआ मनी का प्रॉफिट आ रहा है डिविडेंड के रूप में दे देते हैं। So that is the thing. So this seems to be really interesting। और अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे चलो फटाफट से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन what happens is there are various risks also involved, ठीक है। तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। किस तरीके से ये म्यूचुअल फंड्स मैनेज किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली ट्रस्ट होते हैं। ट्रस्ट एक्ट आपने देखा होगा। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट इज समथिंग दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज पर द ट्रस्ट एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किए जाते हैं। इन फंड्स को सर्टेन जो एंटिटीज है वो स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें स्पॉन्सर्स कहा जाता है। दे आर जस्ट लाइक द स्पॉन्सर्स फॉर अ कंपनी। पैसे जो है वो दे रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं स्पॉन्सर्स। अब ट्रस्टीज होते हैं म्यूचुअल फंड के, यानी कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स, ये जो है म्यूचुअल फंड्स के ट्रस्टीज होते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके ऊपर सुपरिंटेंडेंस का पूरा जो दायित्व है वो इनका ट्रस्टीज का होता है। सुपरिंटेंडेंस विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जो भी पैसों का ट्रांजैक्शन लेन देन हो रहा है अलग अलग तरीके से, उसकी सुपरिंटेंडेंस की सही तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, वो सही फंड्स में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं क्या, वो चीजें स्कीम डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं, उसी तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है क्या, ये सारी चीजें। तो सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से ये ट्रस्टीज काम करते हैं। और ये जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसके होते हैं। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ट्रस्टी कंपनी के जो है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो स्पॉन्सर के साथ एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। अगर ट्रस्टी और स्पॉन्सर मिले हुए हैं ऐसे में तो क्या ही होगा। लेट्स से टीचर है और उनका बहुत ही लाडला बेटा जो है एग्जाम लिख रहा है और यहाँ पर वो जो टीचर है वो इन्विजिलेट कर रही है, तो थोड़ा सा तो ढील शायद ही दे देंगे। अगर वो पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट है
पेरेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है तो ऐसे में नहीं करेंगे, बट देन मोस्टली होता है ऐसा, ठीक है। तो खुद स्पॉन्सर्स जो है ट्रस्टीज भी बने हुए हैं और ओवरव्यू कर रहे हैं, तो खुद को क्या आप ओवरव्यू कर रहे हो, ठीक है। तो देर इज नो पॉइंट। तो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स जो ट्रस्टीज के हैं वो स्पॉन्सर्स से कोई लिंक नहीं होना चाहिए उनका। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी ने कहा जाता है ये इन्वेस्ट करते हैं 50% जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में। इसके अलावा ये कस्टोडियन होते हैं वेरियस स्कीम्स के जो सिक्योरिटीज, इतने सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। यू हैव सीन कि थोड़े पैसे जो है जुटाकर आपके पैसों को बढ़ाएंगे ऐसे कह के बहुत सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब ये सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है दैट थिंग इज वेयर बहुत सारे सिक्योरिटीज इनके पास आ जाते हैं, सारे डीमैट अकाउंट में जाते हैं। तो एक कस्टोडियन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है और अपने खुद की कंपनी में भी वो इन सिक्योरिटीज को डिमैटेरियलाइज फॉर्मेट में होल्ड करते हैं। ओके, सो दीज आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स। अब इवोल्यूशन देख लेते हैं इनका। ये इवोल्यूशन काफी अच्छे से फेज वाइज डिवाइडेड है। सबसे पहला फेज था जब पहले जो काफी कॉन्फिडेंट तरीके से यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसे एस्टैब्लिश किया गया था आरबीआई के अंडर 1963 में, और आगे जाकर 1978 में आरबीआई आईडीबीआई जो है ये एक डील करते हैं और आरबीआई से आईडीबीआई इस यूटीआई को जो है अपने अंडर ले लेता है, ठीक है। आईडीबीआई इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वी हैव एन आइडिया ऑफ दिस, बहुत ज्यादा हम पढ़ चुके हैं बहुत चैप्टर्स में, बाय नाउ आई होप यू नो दिस। तो यूटीआई का एस्टैब्लिशमेंट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, एक म्यूचुअल फंड जो है गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ये कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंडिया ने पहल की म्यूचुअल फंड्स में के बिजनेस में घुसने का। दैट वाज द फर्स्ट फेज। सेकंड फेज क्या है, अब प्राइवेट एंटिटीज को जो है यहाँ पर आगे जाकर दैट इज इन फेज 3, बट फेज 2 में नॉन यूटीआई, यानी कि यूटीआई अकेला मोनोपोली था इसका। तो फेज 2 में यूटीआई के अलावा बाकी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, अंडरटेकिंग्स है, फंड्स है, वो एस्टैब्लिश होते हैं 1987 में। और एसबीआई ने एस्टैब्लिश किया नॉन यूटीआई, फर्स्ट नॉन यूटीआई जो म्यूचुअल फंड है इन इंडिया 1987 में, ठीक है। एलआईसी ने आगे 1989 में, जीआईसी ने 1990 में म्यूचुअल फंड बिजनेस में धीरे धीरे ये भी घुसे। सेकंड फेज, फर्स्ट फेज क्या है यूटीआई, सेकंड फेज नॉन यूटीआई, थर्ड फेज क्या है, यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज को अलाउ किया जाता है। ओके, 1993 में प्राइवेट एंटिटीज को अलाउ किया जाता है और कोठारी, अर्स्टवाइल कोठारी नाम का जो है ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी बनता है, प्राइवेट एंटिटी, जो कि म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड एक्टिविटीज कैरी आउट करता है। फर्स्ट म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस इंडिया में 1993 में सेबी के द्वारा लाए गए थे और रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ये कहा गया था सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज को, एक्सेप्ट यूटीआई एवरीवन एल्स हैज टू रजिस्टर। रिपील जो यूटीआई एक्ट का 1963 में ये किया गया था, यूटीआई को जो है बाइफरकेट कर दिया गया, तो यूटीआई खत्म हो गया बाय द फोर्थ फेज में, यूटीआई खत्म हो गया, राइट। तो फर्स्ट फेज में क्या है, यूटीआई एस्टैब्लिश हुआ। सेकंड फेज में क्या है, नॉन यूटीआई पब्लिक सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड हैं वो एस्टैब्लिश हुए। थर्ड फेज में प्राइवेट सेक्टर फंड्स एंड फोर्थ फेज में यूटीआई खत्म, ठीक है। तो वो होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स का रोल क्या है, किस तरीके से है, ये सेविंग्स जो लोगों के हैं वो रेंज ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, साथ के साथ एक्सपर्टीज जो म्यूचुअल फंड्स के हैं वो भी प्रोवाइड होते हैं। लो रिस्क हाई प्रॉफिट हम कह सकते हैं, ये सारे एक्टिविटीज इनके होते हैं। इसके साथ साथ हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, बहुत ही जो पैसे हैं बहुत ही आराम से स्पेंड होते हैं। एंड म्यूचुअल फंड्स के जो आपके यूनिट्स हैं और आपके जो स्कीम्स हैं वो एक्चुअली आगे जो है किसी और को भी बेचा जा सकता है। तो देयर इज हाई लिक्विडिटी, पैसे आपको आप देते हो टू द म्यूचुअल फंड एंड देन आपको प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। इट इज अराउंड 1 to 3 मंथ्स में आपको ये प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। रिस्क यहाँ पे कम इसीलिए है क्योंकि एक्सपर्टीज है, प्रॉफिट आपका हाई हो रहा है, तो सोने पे सुहागा। अर्न इवन ऑन स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स 500 रुपए भी देकर आप जो है अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। 500 पे 50 रुपए मिल गए तो बहुत बड़ी बात है ना। 10% आजकल कौन देता है। ओके, तो दैट इज द थिंग। बट अगर आप सोचो कि अरे सब कुछ तो बहुत अच्छा है, तो देयर आर सम रिस्क, ठीक है। व्हाट आर दिस रिस्क, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। मार्केट एनवायरनमेंट रिस्क यहाँ पे हो सकता है। तो मार्केट एनवायरनमेंट रिस्क इज, जो म्यूचुअल फंड है उसने बहुत एक्सपर्टीज लगा के, अरे ये वो सारे रिसोर्सेस लगा के शेयर्स में, डेट सिक्योरिटीज में और अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया।
चलो ये तो कर दिया, लेकिन करने के बाद लेट्स से ये जो शेयर है जिसमें इन्वेस्ट किया था ये शेयर डूबने लगा, या फिर पूरा का पूरा जो मार्केट है वो मार्केट में पेसिमिस्टिक थॉट्स आ गए, बेरिश आइडियोलॉजी हो गई सभी की। वाई लेट्स से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, सॉरी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो इसमें ऐसा हो सकता है, हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा हिला था। कोविड का समय स्टॉक मार्केट उस समय काफी ज्यादा हिला था, गिरा था एब्सोल्युटली। तो पेसिमिस्टिक बेरिश थॉट्स जब होते हैं तो वो रिस्क तो हमेशा ही है जहां भी आप जो है स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करो, तो दैट रिस्क इज देयर। इसके अलावा कोई डिजास्टर हो जाता है, साइक्लोन ये वो हेन आ जाता है, तब भी ऑब्वियसली इन्वेस्ट कौन करेगा, सारे पैसे अपने पास निकाल निकाल के रखेंगे एंड दे विल बी यूजिंग, तो इन्वेस्टमेंट्स आते नहीं है, दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर। सेकेंड रिस्क इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। लेट्स से ये म्यूचुअल फंड ने कहा कि अरे ये वाला जो रिलायंस का स्टॉक है ये बहुत अच्छा चल रहा है तो सारे पैसे इसी में लगा दो, तो अगर ऐसा किया तो हेजिंग जो है नहीं कर रहे हैं ये, यानी कि अगर ये रिलायंस का अच्छा जा रहा है तो बहुत अच्छा, अगर ये डूबा तो सारे पैसे डूबेंगे। यही आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं 2 3 4, तो रिलायंस का चलो एक तो डूब गया तो बाकी सब तो उस लॉस को कवर कर सकते हैं, तो हेजिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। इंटरेस्ट रिस्क यहाँ पर होता है जहां पर बॉन्ड वगैरह के इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, शेयर सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो कई सिचुएशंस आते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया कोविड का समय, या फिर कोई और पेंडेमिक, या फिर कोई और इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ऐसे में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, तो दैट रिस्क इज देयर, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ऑल्सो देयर इज रिस्क ऑफ लिक्विडिटी, जहां पर कुछ जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें लॉक-इन पीरियड होता है, लेट्स से 1 साल का लॉक-इन पीरियड है, ठीक है, आगे हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड, देन विल सी कि देयर इज अ लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड जब होता है इसका मतलब है कि आप इतने समय तक पैसे दे देते हो, आप इतने समय से पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। दैट लॉक इन पीरियड जब रहता है देन लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि आप जो है पैसे आपके फंस गए, ठीक है, ऑल्दो प्रॉफिट होगा लेकिन अभी के लिए तो फंस गए, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, वो तो होता है। क्रेडिट रिस्क यहाँ पर है, क्रेडिट रिस्क इज अगर लेट्स से म्यूचुअल फंड पैसे हमने दे दिए, म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर दिए, वो जिसमें इन्वेस्ट किए वो कंपनी बंद हो गई, 2 कंपनीज बंद हो गई, दो तो म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट नहीं होगा। देयर कैन बी अनदर सिनेरियो जहां ये म्यूचुअल फंड कंपनी ही बंद हो गई, ठीक है, या फिर वो पैसे आपको वापस नहीं कर रहे, तो देयर इज डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ठीक है, तो दैट इज ऑलवेज देयर। इसी वजह से सेबी जो रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड्स का इन इंडिया, इट हैज कम अप विद द रिस्कोमीटर, ठीक है, पहले कुछ कलर कोडिंग होती थी बट आज के डेट में रिस्कोमीटर है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिस्क है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। आप टीवी पर भी कई एड्स देखे होंगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है, तो ये तो आप सुने होंगे, तो दैट इज द सेम रिस्क दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो ये जो रिस्क है लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई वेरी हाई, इस तरीके से कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो इसका मतलब क्या है, लो रिस्क का मतलब है डेट लॉन्ग टर्म फंड जो है जो फिक्स्ड आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें कहा जाता है, बट रिटर्न्स भी लो होते हैं, रिस्क लो है तो रिटर्न भी लो है, नो प्रॉब्लम, मुझे थोड़े बहुत रिटर्न्स चाहिए, ठीक है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मॉडरेट रिस्क इज हायर रिटर्न्स इसमें होते हैं, वेल्थ ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप बिल्ड करना चाहते हो देन यू कैन इन्वेस्ट इन मॉडरेट रिस्क। अब हाई रिस्क जो है हाईएस्ट रिटर्न्स इसमें मिलते हैं लेकिन रिस्क भी सबसे हाई है, डूब भी सकता है एकदम से, पैसे भी मिल सकते हैं। तो ये रिस्कोमीटर को 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर। अब कई बार जो रिटर्न्स आते हैं फ्रॉम वेरियस म्यूचुअल फंड्स इन्हें कैलकुलेट किया जाता है, दीज आर कैलकुलेटेड ऑन 2 बेसिस, नंबर 1 इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट बेसिस, ठीक है, एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेशन मेथड। तो इसमें क्या है कि आपने जो भी म्यूचुअल फंड्स जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया है उसका टेन्योर जो है वो मेनली कैलकुलेट नहीं किया जाता, कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनता है। लेट्स से 3 मंथ्स के लिए आपने कहीं पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो इसका रिटर्न क्या आएगा एब्सोल्यूटली वो देखा जाता है, उसका टाइम पीरियड से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, ठीक है, टोटल रिटर्न कितना आएगा ये कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। एंड मोस्टली ये सूटेबल है फॉर म्यूचुअल फंड जो कि 1 साल से कम के होते हैं, ठीक है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स हैं टेन्योर उनका ऐसा है, फॉर देम दिस इज सूटेबल। देयर इज ऑल्सो अनदर वे एनुअलाइज्ड, ठीक है, एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेशन, इसमें ये होता है कि जो एनुअल रिटर्न्स है उन्हें कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि अगर 2 साल का यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपने किया है तो 1 साल के बाद कितना आपका रिटर्न आ रहा है,
ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशंस एंड एनुअल रिटर्न के बेसिस पर टोटल रिटर्न कितना आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एनुअलाइज्ड रिटर्न। इसका बड़ा चौड़ा लंबा सा फॉर्मूला है, एक्सेल में XIRR फंक्शन से भी होता है, ये कहा गया है। वी डोंट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। एक्सपेक्टेशन कम है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, बट अगर पूछ लिया जाए, इफ यू कैन गो थ्रू द PDF एंड remember the formula, that is really great. Okay, now let us answer this question. Which among the following statement is or correct with respect to return calculation of mutual funds? ठीक है, absolute return method of calculation of returns on mutual fund schemes is suitable for calculation of returns ऑफ स्कीम्स हैविंग टेन्योर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर से ज्यादा का जो पीरियड है उसके लिए जो कैलकुलेशन किया जाता है उसके लिए एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड इज बेस्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि 1 ईयर से कम के पीरियड में ये एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड यूज होता है। ठीक है, तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट कंफ्यूज्ड हियर। एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड 1 ईयर से कम के पीरियड के लिए बेटर है, क्योंकि 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए एनुअलाइज्ड मेथड है, जिसमें एनुअल रिटर्न्स एंड देन उसके बेसिस पे टोटल रिटर्न्स ये सब कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ दिया गया कि एनुअलाइज्ड मेथड इज सूटेबल फॉर रिटर्न्स ऑफ स्कीम्स हैविंग टेन्योर लेस देन 1 ईयर। नो, दैट इज रॉन्ग। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है, इंटरचेंज किया गया है। एब्सोल्यूट मेथड लेस देन 1 ईयर, एनुअलाइज्ड रिटर्न मेथड जो है 1 ईयर या उससे ज्यादा। ठीक है, बोथ आर रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर हियर इज नीदर वन नॉट टू। ओके, D. So now let us discuss about the types of mutual funds here. ठीक है, तो हम already डिस्कस कर चुके हैं अबाउट म्यूचुअल फंड्स, उनके डेफिनेशन, फंक्शन, मैनेजमेंट, एवोल्यूशन, रोल, रिस्क क्या एसोसिएटेड है। यहाँ पर वी हैव आल्सो सॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। डिफरेंट टाइप्स है, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड। थोड़ा सा रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैम। राइट, तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, किस तरह के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड दे कैन इन्वेस्ट इन व्हाट, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर्स, डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉन्ड। दे कैन इन्वेस्ट इन बोथ ऑफ देम, दे आर कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड कहा जाता है उन्हें। इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया है बेस्ड अपॉन द सिक्योरिटीज, बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। ये क्लासिफाई किया गया। ओपन एंडेड में होता ये है कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए, बट उसका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। आपके जो पैसे हैं अगर जो है मैच्योर हो गए, प्रॉफिट्स आपको मिल गए, दे कैन बी री इन्वेस्टेड, यू कैन बाय द म्यूचुअल फंड अगेन, इस तरीके से। क्लोज एंडेड क्या है, इसमें कंप्लीटली फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, 3 मंथ्स के लिए है, तो 3 मंथ्स के बाद आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, खत्म, क्लोज, कहानी खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से। और तीसरा टाइप है इंटरवल, जहां पे ये क्लोज्ड है लेकिन बीच बीच में आपको मौका मिलता है। तो क्लोज एंडेड में होता है कि बीच बीच में आपको कोई मौका नहीं मिलता है कि आप इसे जो है वापस म्यूचुअल फंड ओनर को बेच सको या फिर इसमें से बाहर निकल सको। यू डोंट हैव द चांस। 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स फिक्स्ड आपको जो है पैसे आपके वहां पे इन्वेस्ट होंगे। तो इंटरवल टाइप ऑफ फंड्स में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं। इसमें बीच में आप निकल सकते हो। ठीक है, बीच में छोटा सा 10-15 डेज का पीरियड मिलता है जहां पर आप निकल सकते हो, वापस उसे बेच सकते हो, कुछ कर सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरवल फंड्स। इसी तरीके से मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो उसके बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। ऑल्सो वी हैव क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। सबसे पहले हम इक्विटी स्कीम्स जो उसका बात कर लेते हैं। तो ये स्कीम्स एसेंशियली शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मल्टी कैप फंड। ठीक है, तो कई सारे जो कंपनीज है वो अलग अलग अमाउंट्स के जो मनी है उसको उठाने के लिए शेयर्स इश्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5000 करोड़ रुपए उठाने के लिए शेयर्स इश्यू किए हैं फ्रॉम द मार्केट, तो ये 5000 करोड़ मेरा कैपिटलाइजेशन का लेवल है। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ है तो इट इज कॉल्ड स्मॉल कैप। अगर इससे ज्यादा है, इसका एक लिमिट है, दैट इज कॉल्ड मीडियम कैप। ठीक है, इसी तरीके से अगर काफी लार्ज है तो लार्ज कैप कहा जाता है। कैप इज द कैपिटलाइजेशन कितना किया जा रहा है बाय इशूइंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स थ्रू अ सर्टेन इशू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैप। तो ये जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी में स्टॉक्स में अगर एक साथ इन्वेस्ट किया जा रहा है और 65% टोटल एसेट्स जो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के हैं वो इक्विटी
में इन्वेस्ट किया जा रहा है, दैट टू डिफरेंट इक्विटीज में, दैट इज कॉल्ड मल्टी कैप फंड। ठीक है, डिफरेंट इक्विटीज क्या है, लार्ज मिड स्मॉल। ठीक है, 5,000 करोड़ का भी है, 10,000 करोड़ वाले कैपिटलाइजेशन फंड में भी है, 50,000 करोड़ वाले कैपिटलाइजेशन फंड में भी। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इनके लिमिट्स अलग अलग हैं, वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट, बट लार्ज मिड स्मॉल सभी तरह के इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। एंड दैट टू टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, उसमें से 65% या उससे ज्यादा इनमें इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एन इक्विटी स्कीम विच इज ऑफ मल्टी कैप फंड टाइप। नेक्स्ट है लार्ज कैप फंड, नाम से अब पता चल रहा है लार्ज कैपिटलाइजेशन, उसमें 80% एसेट्स अगर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। लार्ज एंड मिड कैप आर 35%, मिड में 35%, लार्ज में मिनिमम 35% जो है मिड कैप में, 35% लार्ज में। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मिड कैप में 65% एसेट जो है वो सारे मिड कैप फंड इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड मिड कैप फंड। स्मॉल कैप में अगेन 65% फंड्स आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड स्मॉल कैप फंड। डिविडेंड यील्ड फंड, ये ऐसे फंड्स है जो कि डिविडेंड यील्ड टाइप के जो इक्विटी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड इक्विटी होता है ये क्या है, यहाँ पर बहुत ही हाई डिविडेंड मिलता है सिंपली। ठीक है, हाई डिविडेंड आपको जब मिल रहा है एंड सर्टेन अदर नॉर्म्स आर देयर, बट हमारे लिए द थिंग टू अंडरस्टैंड इज हाई डिविडेंड अगर मिल रहा है दे आर कॉल्ड डिविडेंड यील्ड फंड्स। और इसमें 65% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने कर रखा है then that is called dividend yield fund। ठीक है, किसी म्यूचुअल फंड ने कर रखा है तो राइट। अब नेक्स्ट वैल्यू फंड, यहाँ पर वैल्यू जो स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उसे यूज किया जाता है, देन दैट इज कॉल्ड वैल्यू फंड। ठीक है, आपके सारे फंड्स को पूल कर दिया। एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन द सेंस जो ऐसे शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं, एसेंशियली शेयर्स बिकॉज इक्विटी की बात कर रहे हैं हम, शेयर्स है कंपनीज के, कंपनीज बहुत अच्छा अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, बट इवन देन वी वांट टू ऐड सम वैल्यू टू इट बाय इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इस तरीके से 65% एसेट्स ऐसे कंपनीज जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे फिर भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू फंड। कॉन्ट्रा फंड ऐसे फंड्स है जो कि इन्वेस्ट किए जाते हैं अगेन इन कंपनीज। ये एक तरीके से कॉन्ट्रा फंड का एक तरीके से हम याद रख सकते हैं, टू रिमेंबर वी कैन से कॉन्ट्राडिक्टरी फंड्स। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई कुछ एक ग्रुप जो है एक तरीके से सोच रहा है बट यू आर थिंकिंग इन अ मैनर टोटली ऑपोजिट। ठीक है, सब लोग एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं बट आप कह रहे हो कि ये जिसमें लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं दिस विल परफॉर्म रियली वेल इन फ्यूचर, एंड यू आर इन्वेस्टिंग अगेंस्ट द जो भी हम कह सकते हैं नॉर्मल कॉमन थॉट, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड है जिसने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट्स आए हैं किसी एक कंपनी में, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा फंड, और 65% अपने एसेट्स इन्वेस्ट कर दिए, कॉन्ट्रा फंड। फोकस्ड फंड ऐसा है जो कि जस्ट इन ही स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे 30 के आसपास स्टॉक्स जो है सेलेक्ट करते हैं, उनमें ही हमेशा उनके इन्वेस्टमेंट्स उसी में होंगे, उसी के आसपास रिवॉल्व करेंगे। फोकस्ड फंड 65% इस तरीके से अगर वो जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें है 30 से ज्यादा हो गया तो वो फोकस नहीं है। ठीक है, फोकस्ड फंड इज 30। सेक्टरल थीमेटिक, यहाँ पर स्पेसिफिक सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स से मैं अपने जो फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स में मैंने दिए और वो म्यूचुअल फंड ओनली लेट्स से टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रहा है जो कपड़े बनाते हैं, फैशन, उसमें ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेक्टरल फंड। थीमेटिक फंड स्पेसिफिक थीम्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, 80% एसेट जो है वो अगर ऐसे किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड है जहां पर आपका जो है टैक्स सेविंग्स हो रहे हैं मेनली। ठीक है, आपका एक लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का, यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है, याद रखिएगा, ये ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो आपने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए, म्यूचुअल फंड ने इक्विटीज में इन्वेस्ट किए, और ये म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसे दिए हैं इसका 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, और ये ELSS है, इस वजह से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। जहां भी सेविंग स्कीम लिखा है दैट मींस यू आर गेटिंग टैक्स बेनिफिट। ठीक है, व्हाट टैक्स बेनिफिट एंड ऑल नॉट आर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन, बट येस 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड एंड यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, 80% आपका जो मनी है यू आर इन्वेस्टिंग, तो दैट इज कॉल्ड एन इट इज ऑल्सो एन ओपन एंडेड इक्विटी लिंक स्कीम। तो ये चीज जो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स कहलाती है। पहली बात की 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, दूसरी बात टैक्स सेविंग्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब आगे डिस्कस करें अबाउट द डेट स्कीम्स। ये स्कीम्स क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन डेट
और यू कैन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं मेनली। ओके, बॉन्ड्स क्या है, फिक्स्ड इनकम आपको मिलता है, देयर इज नो ओनरशिप दैट यू आर गेटिंग। टू थिंग्स डेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, हम पूरे डिस्कशन हमारे जो कई चैप्टर्स के हुए वी हैव डन दैट। ओवरनाइट फंड यहाँ पर है, द फर्स्ट फंड इज कॉल्ड ओवरनाइट फंड। यहाँ पे टेन्योर का डिफरेंस के बेसिस पर नाम है, तो बॉन्ड्स अगर ओनली 1 डे के लिए इशू किए जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एन ओवरनाइट फंड एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट। ओपन एंडेड डेट स्कीम होना चाहिए ये, ठीक है। ओपन एंडेड यानी कि यू कैन क्लोज ओपन, ये चीजें जो है आप आराम से कर सकते हो, कोई मेच्योरिटी फिक्स्ड पीरियड यहाँ पर एसेंशियली नहीं है। लिक्विड फंड इज 91 डेज का अगर ये फंड का टेनोर है दैट इज कॉल्ड लिक्विड फंड, यानी कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक मनी। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन इज मैकॉले ड्यूरेशन, यानी कि ऐसा ड्यूरेशन जहां पर आपको प्रॉफिट एंड जो भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया है जहां पर आपको प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है दैट 3 to 6 मंथ्स का है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा शॉर्ट। लो ड्यूरेशन 6 to 12 मंथ्स का है, दैट इज कॉल्ड लो ड्यूरेशन। मनी मार्केट 1 साल से कम का अगर ड्यूरेशन है उस पर्टिकुलर बॉन्ड्स का जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड अ मनी मार्केट फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड अब क्या हो गया, 1 to 3 years। तो ये सारे नाम, ये क्या है 1 डे, ये क्या है 91 डेज, ये 3 months, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। लो फंड क्या है 3 months to 6 months है, ये 6 to 12 months है। मनी मार्केट 1 year के अंदर है। शॉर्ट ड्यूरेशन इज 1 to 3 है। देख रहे हो आप, टेनोर के बेसिस पे डेट स्कीम्स को जो है डिवाइड किया गया है। अब आगे मीडियम ड्यूरेशन है 1 to 4 years का, यहाँ पर जो है 3 to 4 years का कंप्लीट प्रोफाइल होता है। आपका जो फंड का कंप्लीट पीरियड है वो 3 to 4 years का है एंड 1 to 4 years के अंदर आपको उसके जो रिटर्न्स है, मैकॉले पीरियड जिसे हम कहते हैं, वो रिटर्न्स मिल रहे हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ मीडियम ड्यूरेशन फंड। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड क्या है, 4 to 7 years का है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन इसमें 1 to 7 years में आपके रिटर्न्स मिलते रहते हैं, दैट इज मैकॉले पीरियड। लॉन्ग ड्यूरेशन इज 7 years से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन। डायनामिक बॉन्ड क्या है, डायनामिक बॉन्ड या फंड्स अगर हम कहें, दे आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट ड्यूरेशन, डिफरेंट टेन्योर के जो बॉन्ड से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड यहाँ पर है जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये फंड को हमने पैसे दिए, अलग अलग कॉर्पोरेट्स, अलग अलग कंपनीज के फंड्स में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 80% एसेट्स इस तरीके से अगर इन्वेस्ट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। क्रेडिट रिस्क फंड इसमें क्या है, ओपन एंडेड डेट स्कीम है, प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन बिलो हाईएस्ट रेटेड जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क लेते हुए अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है then that is called a credit risk fund, ठीक है। 65% एसेट्स इस तरीके से इन्वेस्ट हो रहे हैं। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड यहाँ पर है, इसमें 80% ऑफ द अमाउंट जो एसेट्स हैं वो इन्वेस्ट किया जा रहा है इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, ठीक है। अब देख रहे हो टाइप ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर ये कैटेगराइजेशन किया जा रहा है। देन वी हैव गिल्ट फंड। गिल्ट, ये नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो सिक्योरिटीज हैं दे आर वेरी मच सिक्योर, यानी कि यहाँ पर लॉस होने का, प्रॉफिट नहीं आने का, रिटर्न नहीं आने का डर आपको नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ गिल्ट फंड। ये गिल्ट फंड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक्चुअली इन्वेस्ट किया हुआ मनी है, ठीक है। गिल्ट फंड प्रीवियसली एग्जाम में पूछा भी गया है, सो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। 80% टोटल एसेट्स यहाँ पर अगर आप लगा रहे हो। गिल्ट फंड विद 10 year कांस्टेंट ड्यूरेशन, यानी कि गिल्ट फंड ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 10 years का ड्यूरेशन के बेसिस पर है और मिनिमम जो है 10 years का ड्यूरेशन है इनका, देन दे आर कॉल्ड गिल्ट फंड विथ 10 year कांस्टेंट ड्यूरेशन, 10 years एंड द मिनिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं 80% यहाँ पर जो इन्वेस्ट हो रहा है। फ्लोटर फंड अब आगे, एन ओपन एंडेड डेट स्कीम, प्रीडोमिनेंटली जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे बॉन्ड जहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी हो रहा है बेस्ड अपॉन सर्टेन इंडिसेस या फिर सर्टेन अदर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ फ्लोटर फंड। 65% ऑफ द एसेट्स इस तरीके से अगर इन्वेस्ट हो रहे हैं देन दे आर कॉल्ड फ्लोटर फंड। यस, ये थोड़ा सा लंबा हो गया बट देन वी हैव टू नो ऑल ऑफ दिस टाइप्स। हाइब्रिड स्कीम्स में क्या है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बहुत ही प्यारे जो है इसके नाम दिए हुए हैं एंड देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। हाइब्रिड में मैंने आपको क्या बताया, फंड्स आर बीइंग इन्वेस्टेड इन बोथ इक्विटी एज वेल एज डेट, ठीक है, यानी कि शेयर्स एज वेल एज बॉन्ड्स में ये फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं।
तो ऐसे में कंजर्वेटिव कब कहलाएगा, जब ये फिक्स्ड जो रिटर्न्स है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी कि बॉन्ड्स में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो यहाँ पर इक्विटी में 10 to 25% इन्वेस्टमेंट है और डेट में 75 to 90% इन्वेस्टमेंट है। बैलेंस्ड हाइब्रिड है जहां पर दोनों में एक अच्छा बैलेंस किया जा रहा है बिटवीन इक्विटी एंड डेट। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बहुत ही क्लियरली चीजें जो है यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। 60 to 40% इक्विटी में, 60 to 40% डेट में। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेज वगैरह जो है परमिटेड नहीं है। दैट इज द थिंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड इज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जहां पर इक्विटी में ज्यादा जो है हमारा ध्यान रहता है। इक्विटी फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है, फिक्स्ड रिटर्न नहीं है यहाँ पर, बट 65% हम इक्विटी में कर रहे हैं, 20 to 35% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कर रहे हैं, 65 to 80% इन इक्विटी। ठीक है, दैट इज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो नाम से आपको पता चल जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। डायनामिक एसेट एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज यहाँ पर है, जहां पर आप डायनामिक एसेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इक्विटी या डेट इन अ डायनामिक मैनर। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये इक्विटी डूब रहा है तो फटाफट से निकाल लिया और आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये बॉन्ड में सही रिटर्न नहीं आ रहा है, निकाला और किसी और इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया। डायनामिकली आपका जो टारगेट है टू गेट द प्रॉफिट, टू गेट द रिटर्न, वो आप अचीव करने की कोशिश करते हो। अब मल्टी एसेट एलोकेशन की यहाँ पर हम बात करें तो अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस में ये इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हो गए, इन सभी में इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 10% जो है 3 क्लासेस, ये हो सकता है डेट हो गया, इक्विटी हो गया, दे कैन इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स आल्सो। ठीक है, दैट इज मल्टी एसेट। आर्बिट्रेज फंड यहाँ पर क्या है, आप आर्बिट्रेज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को यूज करके 65% एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे हो। आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी इज, आप लेट्स से एक पर्टिकुलर मार्केट में किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो और ये सेम इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट अगर आप किसी और मार्केट में देखो तो द इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तो इस चीज का फायदा उठाते हुए लेट्स से 100 यहाँ पर है, यहाँ पर 150 है, तो यू आर मेकिंग यूज ऑफ दिस डिफरेंस एंड आप एक जगह पर खरीद के दूसरे जगह पर बेच रहे हो, तो यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज। दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। अब इक्विटी सेविंग्स लास्ट, जहां पर भी आप सेविंग्स देखो, यू नो कि ये जो है थोड़ा सा टैक्स सेविंग्स की तरफ ले जा रहा है। तो हियर यू नो 65% एसेट जो है इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, 10% डेट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। दैट इज अ थिंग। ओके, Now moving on, solution oriented schemes यहाँ पर है। Let's say फर्स्ट वन जो है रिटायरमेंट फंड है, किसी पर्सन के रिटायरमेंट से लिंक अगर किसी फंड को किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रिटायरमेंट फंड। तो लेट्स से कोई पर्सन है जिसे 5 years के बाद रिटायर होना है, तो दैट पर्सन कैन टेक दिस और 5 year बाद ये मेच्योर होगा, आपको जो भी रिटर्न है वो मिलेंगे। 5 years या फिर रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर, दैट इज कॉल्ड अ रिटायरमेंट फंड। अब चिल्ड्रंस फंड है, इसके अलावा ओपन एंडेड फंड है जहां पर लॉक इन पीरियड है 5 years का, या फिर कोई चाइल्ड जो है वो मेच्योरिटी पा लेता है, तब तक ये फंड से जो फंड में जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन 5 years बाद या फिर मेच्योरिटी के बाद, एक्चुअली द चाइल्ड के बढ़ने के लिए, चाइल्ड के हेल्प के लिए दिस फंड का मनी जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, देन दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और भी स्कीम्स है यहाँ पर, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स। तो ये जो स्कीम है ओपन एंडेड स्कीम है। यहाँ इंडेक्स फंड का मतलब है जो स्कीम है, जो म्यूचुअल फंड है, दे आर इन्वेस्टिंग इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में लिस्टेड हैं, या फिर किसी इंडेक्स के द्वारा जो है सेंसेक्स एंड ऑल जो होते हैं टॉप जो कंपनीज है उनमें लिस्टेड जो कंपनीज हैं वो सारे जो भी इसका पार्ट बन रहे हैं उसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इंडेक्स लिंक्ड होते हैं मोस्टली, हम ये कह सकते हैं। तो इंडेक्स फंड्स, और यहाँ पर फंड ऑफ फंड, जैसे कोई फंड इन्वेस्ट कर रहा है इन अ स्पेसिफिक other number of funds, then that is called fund of fund. Let's say एक म्यूचुअल फंड है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है रिटायरमेंट फंड में, ये इन्वेस्ट कर रहा है इन इक्विटी फंड, ये इन्वेस्ट कर रहा है ELSS में, then that is called a fund of funds. ठीक है, तो that is the thing. So these are the various kinds. Now let us try to answer this question. A dash fund is an open-ended debt scheme investing in government securities across maturity. तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो ये गिल्ट फंड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, फंड ऑफ फंड है, फ्लोटर फंड है। वी एब्सोल्युटली नो कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ गिल्ट फंड। ठीक है, सो दैट इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हियर वी विल बी डिस्कसिंग
टर्म्स एंड सुपरविजन जो भी है ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन क्या है म्यूचुअल फंड्स का, वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजीज फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट, एंड लेटर ऑन टर्म्स एंड सुपरविजन। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन के कुछ और टाइप्स जो है वो पहले देख लेंगे एंड देन वील मूव ऑन। तो नेक्स्ट टाइप इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, वी हैव ऑलरेडी सीन काइंड ऑफ सिक्योरिटी के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्या क्लासिफिकेशन है वो भी हमें यहाँ पर जो है देखना चाहिए। वी विल हैव अ लुक एट दैट, देन मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे क्या है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड वी हैव ऑलरेडी सीन। ओपन एंडेड अवेलेबल होते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन रीपर्चेस कंटिन्यूअस बेसिस पर, तो आप इसे रीपर्चेस सब्सक्राइब कर सकते हो ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, और यहाँ पर एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है। लेट्स से देयर इज अ फंड एंड देन इसकी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड नहीं है, आप इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हो एंड देन यू कैन लेटर ऑन सब्सक्राइब ऑल्सो। हाईली लिक्विड फंड्स होते हैं, इजीली बाय सेल आप इन्हें कर सकते हो। देन देयर इज क्लोज एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड में सब्सक्रिप्शन जो है उसके लिए ही ओपन होता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो बट इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, राइट, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द फंड ये चीज जो है अवेलेबल होती है, और ये मोस्टली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही यू कैन इन्वेस्ट इन देम। एग्जिट रूट्स इसके किस तरीके से हैं, क्लोज एंडेड फंड में लेट्स से आपने इन्वेस्ट कर दिया और इसका मैच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड है, आप बीच में जो है अपने पैसे नहीं खींच सकते, तो हाउ कैन यू एग्जिट आउट ऑफ द स्पेसिफिक फंड, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पर ये अवेलेबल है। तो दो तरीके से आप एग्जिट कर सकते हो, एक तो आप जो भी म्यूचुअल फंड के ओनर है उन्हें वापस से बेच दो, दूसरा आप स्टॉक एक्सचेंज पर ही उसे सेल कर सकते हो। सो दीज आर द टू वेज इन विच यू कैन एग्जिट। आई होप दैट इज क्लियर। अब इंटरवल फंड्स के बारे में हमने देखा था, ये क्लोज एंडेड होते हैं, यानी कि ऐसे फंड्स होते हैं विच आर क्लोज एंडेड, यानी कि द यू कैन नॉट कम आउट इन बिटवीन, ठीक है, बीच में आप अपने पैसे जो है लेकर वापस इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन सर्टेन इंटरवल्स में थोड़ा टाइम प्रोवाइड किया जाता है जब आप अपने पैसे इनमें से खींच सकते हो, ओके। तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंड इज कॉल्ड एन इंटरवल फंड। तो ये क्लोज एंडेड होता है एसेंशियली, बट सर्टेन इंटरवल्स में आपको टाइम प्रोवाइड किया जाता है कि इस समय में अगर आपको एग्जिट करना है यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये इंटरवल मोस्टली 15 डेज के गैप के साथ 2 डेज का जो है, मिनिमम 2 डेज का ये इंटरवल दिया जाना चाहिए परचेज एंड रिडम्पशन करने के लिए, और इसमें जो है 15 डेज का 2 अगर इंटरवल्स दिए जा रहे हैं, ये हो गया, एक और इंटरवल आपको दिया जा रहा है, लेकिन ये 2 इंटरवल्स में जहां पर आप इसे बाई सेल या फिर अपने पैसे वापस लेना है ये चीज़ें कर सकते हो, ये 2 इंटरवल्स के बीच में जो है एटलीस्ट 15 डेज का गैप होना चाहिए, तो वो चीज़ कहा गया है इन द इंटरवल फंड्स। ऑल्सो ये म्यूचुअल फंड जो है वो ऑफर देता है ऐसे समय में। तो इंटरवल में होता क्या है एसेंशियली, म्यूचुअल फंड तो क्लोज एंडेड में होता ही है कि आपने खरीद लिया, जब मैच्योर हो गया देन यू विल गेट द प्रॉफिट, बस, और कोई डिस्कशन नहीं। तो ये ऐसा क्लोज एंडेड फंड है जहां पर इस पर्टिकुलर इंटरवल दैट से 15 डेज के बाद म्यूचुअल फंड कंपनी ने ऑफर दिया कि आप हमें वापस बेच सकते हो। दैट ऑफर जब दिया जाता है तो पीपल फील सेफ एंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे इंटरवल्स जो है होते हैं, तो इंटरवल में म्यूचुअल फंड इटसेल्फ गिव्स एन ऑफर कि आप बाय बैक कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से, सो दैट इज कॉल्ड अ इंटरवल फंड। आई होप दैट इज क्लियर। मूविंग ऑन, लेट अस डिस्कस कि जो मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट है, उसके बेसिस पर कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। भाई ये हो सकता है यहाँ पर जब म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे हमने कहा कि म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं दीज पीपल आर द वंस जिनके डिसीजन के बेसिस पर प्रॉफिट कितना आएगा वो चीज असर्टेन होगा। तो ये जो एक्सपर्ट्स है दे कैन इन्वेस्ट प्रॉपरली, अपना जो है पूरा शक्ति लगा के अच्छे से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ये लेजीली कह सकते हैं कि अरे इस पर्टिकुलर इंडेक्स को हम फॉलो कर लेते हैं, तो इंडेक्स में कई सारे कंपनीज जो है लिस्टेड है, तो उन कंपनीज में हम फटाफट से इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो लोग एक्टिवली ट्रैक करते हैं, एक्टिवली देखते हैं कि कैसे कहाँ किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है, दे आर एक्टिव फंड्स, सिंपल। अब ये मैनेजमेंट ऐसी है कि पैसिव है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे पैसिव मैनेजमेंट जहाँ पर है,
इसको हम एक्चुअली कहते हैं पैसिव फंड। पैसिव मैनेजमेंट क्या करती है, किसी एक इंडेक्स से अपने पर्टिकुलर फंड को लिंक कर देती है और कह देती है कि हाँ इंडेक्स में जो जो कंपनी है वहां वहां हम इन्वेस्ट कर देंगे, बस हम ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव एंड पैसिव फंड। एक्टिव फंड में क्या होता है, दे एक्टिवली ट्रैक, तो बहुत ही ज्यादा बुद्धि वाली टीम, बड़ी सी टीम, अच्छी खासी टीम हु आर वर्किंग रियली वेल इन दिस फील्ड, उनकी जरूरत होती है। पैसिव फंड्स क्या है, ऐसे किसी एक इंडेक्स को वो मिमिक करते हैं, यानी कि किसी एक इंडेक्स को वो फॉलो कर लेते हैं। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर टीम, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं आपके वो काफी हाई होते हैं इन एक्टिव फंड्स। अगर पैसिव फंड्स की बात की जाए तो द एक्सपेंसेस आर वेरी लो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। और ये यहाँ पर मेन एम क्या है पैसिव फंड्स में, रिटर्न्स इन लाइन विद द इंडेक्स। इंडेक्स जिस तरीके से गाइड कर रहा है कौन कौन से कंपनीज उसमें लिस्टेड हैं, टॉप पे हैं, उस हिसाब से रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो दैट इज द थिंग। यहाँ पर कई बार ट्रैकिंग एरर होता है। लेट्स से जो कंपनीज हैं वहां पर लिस्टेड, वो लिस्टेड है लेकिन शायद वो अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहे हो। सो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द इंडेक्स इज शोइंग एंड व्हाट द रिटर्न्स वी आर गेटिंग, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड अ ट्रैकिंग एरर। अब इसके अलावा एक्सपेंसेस यहाँ पर कम है, यू कैन सी द पीपल आर स्लीपिंग, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, मेनली द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज दैट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर, ठीक है, वी हैव क्लासिफाइड। सो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स। द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कैन बी ग्रोथ, ठीक है। वी वांट ग्रोथ, ग्रोथ इन द सेंस हम उस जैसे आप किसी पर्टिकुलर एफडी में पैसे डाल रहे हो, पैसे डालते हुए आप 2 महीने के बाद कहोगे कि इस एफडी में से मुझे लोन चाहिए, तो क्या है उस एफडी पे जितना रिटर्न, लेट्स से 1000 रुपीज रिटर्न मिलना था, आपने बीच में लोन ले लिया, तो ये 1000 रुपीज मिलेगा नहीं, रिटर्न आपको 100 रुपए ही मिलेगा। तो आपका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। ग्रो कब होगा, आपने एफडी खोली, इस एफडी को जो है मेच्योरिटी तक रखा, वो पैसे आपने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए, ठीक है, और फिर से आपने एफडी खोल दी, या फिर इस एफडी को फिर से ओपन आपने किया, ठीक है, फिर से वापस से एक और एफडी खोल दी उसी की, देन द मनी विल ग्रो, इजंट इट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको मिलते रहता है। सो दैट इज व्हाट ग्रोथ स्कीम्स डू, दे एक्चुअली इन्वेस्ट। एंड कोई भी इसमें ग्रोथ स्कीम्स में पीरियोडिकल पे आउट नहीं होता है, जो बीच बीच में लोन लेना या फिर बीच बीच में पैसे जो है म्यूचुअल फंड्स में कई बार पीरियोडिकली देते रहते हैं, 2 महीने 3 महीने में ये मनी देते रहते हैं। तो इस तरीके से नहीं दिया जाता ग्रोथ स्कीम्स में, और यहाँ पर कोई भी पीरियोडिकल पे आउट नहीं होता है। तो ये जो ग्रोथ स्कीम्स है फॉर इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो, तो जो भी मनी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो मनी ग्रो करे, और बीच बीच में उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें से निकाल कर अपने उस कैपिटल को जो है कम नहीं करना है। सो दैट इज देयर एम। ऐसे जो किया जाता है देन दैट इज कॉल्ड अ ग्रोथ स्कीम। आई होप दैट इज क्लियर। ग्रोथ स्कीम में क्या हो रहा है, जो भी मनी हमने इन्वेस्ट किया है, जो रिटर्न आ रहा है वो वापस से फिर उसी तरीके से री इन्वेस्ट हो जाता है। साथ में इसमें कोई बीच बीच में जो है आपको पैसे नहीं मिलते हैं। बट देर इज अनदर टाइप ऑफ स्कीम जिसे डिविडेंड स्कीम कहा जाता है। तो डिविडेंड स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया, बट आप चाहते हो कि बीच बीच में आपको पैसे मिलते रहे, 2 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में पैसे आपको मिलते रहे थोड़े बहुत। तो वैसे मिलते तो रहेंगे, बट एंड में जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो प्रॉफिट, वो डिविडेंड आपका, वो फाइनल प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। इजंट इट। यहाँ पर आपको हाई प्रॉफिट मिलेगा, बट यहाँ पर आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में आप चाहते थे कि पैसे मिलते रहे। तो डिविडेंड स्कीम्स में ये होता है कि बीच बीच में आपको पैसे मिलते रहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिविडेंड स्कीम वेयर यू आर गेटिंग द डिविडेंड। नाउ म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स तो हमने देख लिया, अब स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट के हैं। तो इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला स्ट्रैटेजी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो स्मॉल अमाउंट्स रेगुलर इंटरवल्स में अगर आप 500 रुपए आज, 500 रुपए कल, 500 रुपए परसों, ऐसे कर करके आप जो है पैसे जुटा रहे हो और वो सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। एक स्पेसिफिक स्कीम में, लेट्स से ऐसी स्कीम है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे एसआईपी स्कीम कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मनी जो है ऐसे अगर आप डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, और एडवांटेजेस यहाँ पर है कि आप अपने मनी को सेविंग्स के हैबिट रख सकते हो, और फिर सारा मनी यहाँ वहाँ वैसे जैसे तैसे खर्च नहीं हो रहा है, इट इज गेटिंग कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है आगे जाकर। फ्रीक्वेंसी इसकी 14 डेज की हो सकती है, मंथली, क्वार्टरली जो है आप ये पेमेंट कर रहे हो वो हो सकता है।
इसके अलावा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, तो ये जो ट्रांसफर प्लान है इसमें एक स्कीम से दूसरे स्कीम में वी आर ट्रांसफरिंग द मनी, ठीक है, तो देन वी विल कॉल इट सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ओके, एक स्कीम में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, बट देन इफ द इंटरेस्ट या फिर आपका प्रॉफिट दूसरे स्कीम में ज्यादा दिख रहा है तो दे विल बी इन्वेस्टिंग देयर। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक ट्रांसफर एंड पीरियोडिक मैनर में ये जो है पैसे इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। आइडल मनी फर्स्ट जो है लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना होता है, देन ट्रांसफर इट टू इक्विटी फंड्स ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है, दे ट्रांसफर इट टू द इक्विटी फंड, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यहाँ पर है, तो विड्रॉल प्लान में होता है कि आपने एक लमसम अमाउंट मनी जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जैसा कि हमने देखा डिविडेंड स्कीम्स की हमने बात की थी, तो उसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल होता है, तो बीच बीच में आपको हर 3 महीने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है मिलते रहता है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक विड्रॉल, बीच बीच में पैसे मिलते रहना। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आप लार्ज अमाउंट डिपॉजिट करते हो एंड देन वो रिडीम होता रहता है एज पर रिक्वायरमेंट, 3 मंथ्स जितना भी आपने दे रखा है। आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ये बन जाता है, स्पेशली रिटायरीज जो हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पर ये विड्रॉल्स हो सकते हैं। अब फाइनली टर्म्स यहाँ पर जो इंक्लूडेड है वो देख लेते हैं, वी विल टॉक अबाउट द सुपरविजन इस पर्टिकुलर सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से है। टर्म्स क्या क्या यहाँ पर इंक्लूडेड है। न्यू फंड ऑफर, जैसे कोई स्कीम का नया ऑफर लेकर कोई म्यूचुअल फंड आती है तो दैट इज कॉल्ड अ न्यू फंड ऑफर, ठीक है, तो ये जो न्यू फंड ऑफर है इसके कुछ नॉर्म्स है, वी विल हैव अ लुक एट दैट। लॉन्च ऑफ न्यू फंड होता है और यहाँ पर जो पीरियड है 15 डेज का होना चाहिए, ऑफर ओपन रहना चाहिए बोथ फॉर ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स, ईएलएसएस को छोड़ के, ठीक है, ईएलएसएस वी हैव सीन, उसको छोड़ के बाकी सब जो है 15 डेज का ब्रैकेट होना चाहिए जब ये न्यू फंड ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि 15 डेज के लिए ओपन होगा, इस 15 डेज में यू कैन बाय एंड देन द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स। मिनिमम अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन का है डेट ओरिएंटेड बैलेंस स्कीम्स के लिए 20 करोड़ जो है वो होना चाहिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ न्यू फंड ऑफर। अदर स्कीम्स के लिए 10 करोड़ जो है मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कम अप विद द न्यू फंड ऑफर, ठीक है। 20 करोड़ म्यूचुअल फंड चाहती है कि स्कीम उसने लॉन्च किया है तो 20 करोड़ उसमें इन्वेस्ट हो अलग अलग जगह से, देन ओनली न्यू फंड ऑफर दे सकती है ये। इसी तरीके से 10 करोड़ तक का अगर वो चाहती है तो देन ओनली कैन गिव द न्यू फंड ऑफर। 20 करोड़ किसके लिए, डेट ओरिएंटेड फंड, डेट स्कीम्स, डेट फंड जो हमने देखे थे याद है आपको वो, एंड बैलेंस स्कीम्स जो है, जो हाइब्रिड बैलेंस स्कीम्स है उसमें भी 20 करोड़ तक का मिनिमम होना चाहिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ऑल्सो देयर इज दिस एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, तो जो एसेट्स हैं उन्हें एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से ये एसेट्स जो है मेंटेन हो रहे हैं, एसेट्स आर द मनी दैट द म्यूचुअल फंड इज गेटिंग, तो वो 20 करोड़ का मिनिमम जो है होना चाहिए हाफ ईयरली बेसिस पर ओपन एंडेड डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में, ठीक है। डेट ओरिएंटेड ओपन एंडेड जो स्कीम्स है 20 करोड़ तक का उसमें जो है एसेट्स आपके जो है इन्वेस्टेड होने चाहिए। ये किस लिए, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट जो या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके 20 करोड़ तक के जो अमाउंट है वो डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में रहेंगे तो दैट इज इन अ सेफ मैनर इन्वेस्टेड, ठीक है। और जब न्यू फंड ऑफर दे दिया जाता है तो लेट्स से आपने म्यूचुअल फंड को सब्सक्राइब किया है, देन यू विल गेट द अलॉटमेंट विद इन 5 डेज जो है न्यू फंड ऑफर के क्लोजर के बाद, 15 दिन हो गए उसके बाद और 5 दिन के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट मिल जानी चाहिए। ऑल्सो जो म्यूचुअल फंड है वो 5 दिन के अंदर अंदर ट्रेडेबल होना चाहिए, यानी कि इसके बाद आप सेकेंडरी मार्केट में जाकर उस म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो किसी और को, उस यूनिट को सेल कर सकते हो किसी और को, ठीक है, तो दैट शुड बी ट्रेडेबल, दैट शुड बी द अमाउंट जो भी सॉरी द अलॉटमेंट जो हो रहा है म्यूचुअल फंड का वो 5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। होप दैट इज क्लियर। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर जो भी हो रहे हैं ऑफर पीरियड क्लोज होने के बाद ही शुरू करना है। आपने 15 दिन का ऑफर पीरियड दिया है और फिर उसी समय पे आप इन्वेस्ट करना भी जो म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू कर देती है, दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है। अब इसमें नेट एसेट वैल्यू इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, तो ये नेट एसेट वैल्यू जो है इसमें हम ये देखते हैं कि स्पेसिफिक स्कीम का वैल्यू कितना है, एसेंशियली ये पता चलता है। तो वो कैलकुलेट कैसे होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज, तो एक स्कीम है, स्कीम के तहत अलग अलग सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट किया गया है, तो उन सभी से जो भी मार्केट वैल्यू है यानी कि जितना प्रॉफिट को मिलाकर पैसे आ रहे हैं दैट इज द मार्केट वैल्यू। इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, जो म्यूचुअल फंड है उसने एक्सपर्ट्स को हायर कर रखा है, उसने जो है बहुत सारे और भी वी कैन से रिसोर्सेस के थ्रू ये पैसे जो है जुटाए हैं,
तो वो सारे रिसोर्सेज में पैसे खर्च होंगे, दैट इज द एक्सपेंसेस। ऑल ऑफ दैट माइनस करके जो नेट है उसमें नंबर ऑफ यूनिट जो स्कीम में है उससे डिवाइड करेंगे तो ईच यूनिट का वैल्यू क्या है वो पता चल जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट यानी कि कितने लोगों कितने यूनिट्स ऑफ दैट स्कीम जो है दिया गया है वो, ठीक है। ये पब्लिश करना होता है एवरी 2 डेज में, 2 डेली न्यूज़पेपर्स में, सॉरी डेली जो है 2 न्यूज़पेपर्स में इसे पब्लिश करना होता है, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स में डेली बेसिस पे जो भी नेट एसेट वैल्यू है जिसका ऑफर वो ओपन रखे हैं तो दे हैव टू पब्लिश दैट। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया में इसकी जो वैल्यू है हर दिन 9 बजे रात को उसके वेबसाइट पर जो है अपडेट होता है। एंड फंड ऑफ फंड्स अगर है तो एक दिन का आज का लेट से जो भी वैल्यू है वो नेक्स्ट डे के 10 AM के अंदर पब्लिश हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। ऑल्सो जो ये वैल्यू है वो राउंड ऑफ कर सकते हैं 4 डिजिट्स तक। डेट एंड लिक्विड मनी स्कीम्स एंड इक्विटी जो है 2 डिजिट 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ इस वैल्यू को कर सकते हैं। नॉट सो इंपॉर्टेंट बट देन या वी शुड नो। टोटल एक्सपेंस रेशियो इज द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पर आप एक्सपेंसेस जो है दिखा रहे हो तो टोटल आपके जो एसेट हैं यानी कि जो पैसे आपके इन्वेस्ट हुए हैं जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो सब मिला के एसेट्स, उसमें से एक्सपेंसेस कितने हैं तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ फंड्स डेली नेट एसेट्स, उसका एक्सपेंसेस कितना परसेंटेज है दैट इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो एसेंशियली जो भी एक्सपेंस आप दिखा रहे हो वो एक्सपेंस कितना है वो उसको एसेस करने के लिए एक तरीका है ये। आपके जो एसेट्स है यानी कि कितने पैसे आप रिटर्न में या फिर प्रॉफिट पा रहे हो आफ्टर इन्वेस्टिंग, और इसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस है इनका एक रेशियो होता है एसेंशियली, और इसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे देन दैट इज कॉल्ड अ टोटल एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। एक्सपेंसेस बाय एसेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, ये सब में हमारे एक्सपेंसेस जो म्यूचुअल फंड्स के हैं वो जाते हैं, पैसे जाते हैं, तो वो जो खर्च हो रहा है दे आर एक्सपेंसेस। टोटल एसेट, लेट से 1 लाख रुपए मेरे टोटल एसेट से जो इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट वगैरह के साथ मिल रहा है, तो मेरे एक्सपेंसेस क्या है लेट से 1000 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो ये रेशियो एसेंशियली दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंस रेशियो, और ये डेली बेसिस पर नेट जो है होता है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सपेंस रेशियो ऑफर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। साथ के साथ ये फंजिबल होता है यानी कि देर इज़ नो लिमिट। इस एक्सपेंस रेशियो को आप जो म्यूचुअल फंड से सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, और ये एक्सपेंस जो का जो वैल्यू है वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड के एसेट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि एक्सपेंसेस जितने ज़्यादा हम रखेंगे उस हिसाब से वी कैन टेक दैट मनी, वो मनी जो है वसूल सकते हैं फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ एसेट वैल्यू ऑफ द यूनिट, ठीक है। तो वही है कि कॉस्ट कितना लग रहा है वो कॉस्ट आप दिखा रहे हो और वो कॉस्ट आप जोड़ रहे हो इन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फाइनल मार्केट प्राइस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड दैट इज एन आइडिया ऑफ द एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो ये है। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है फंजिबल है यानी कि 1000 भी आप लिख सकते हो, 1100 लिख सकते हो, 1200 लिख सकते हो, बट देन ये जो भी है प्रोपोर्शन में होना चाहिए, सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिट है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए आपका एसेट है, आपने कहा कि 10 लाख रुपए मेरे खर्च हुए हैं, तो दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है। अब यहाँ पर और भी थोड़े टर्म्स देख लेते हैं। कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो कि एंट्री यानी कि आप जब वो फंड खरीदते हो देन आपके थोड़े से पैसे कटते हैं, आप जब वो फंड बेचते हो देन आपके थोड़े से पैसे कटते हैं, ठीक है। बेचते हो यानी कि वापस से उसी म्यूचुअल फंड को बेच देते हो लेट से, तो आपके थोड़े से पैसे उसमें कट जाते हैं, तो इसे लोड कहते हैं, ठीक है। एंट्री करने पर भी थोड़ा लोड होता है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट मिले, आपने एंट्री की, तो आप 10 रुपीज़ का अगर म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो बट उसने कहा कि 10% सर इसमें आपको लोड देना पड़ेगा, तो आपको 10 + 10% कितना 1 रुपी, तो 11 रुपीज़ पे करके जाना होगा, और आपके सिर्फ 10 रुपीज़ यहाँ पर जो है पे होंगे, 1 रुपी तो इसका प्रॉफिट ही चला गया, ठीक है। तो उस तरीके से लोड होता है सर्टेन फंड्स में। और जब आप लीव करते हो, लेट्स से 10 रुपीज़ का फंड आप लीव कर रहे हो और आप वापस बेचना चाहते हो, तो ये जो म्यूचुअल फंड वाला है वो कहता है कि 10% इसमें लोड है, तो इसका मतलब 10 रुपीज़ के फंड पर ये 1 रुपी माइनस करके दैट इज 9 रुपीज़ ही आपको वापस लौटाएगा, दैट इज कॉल्ड लोड, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। तो ये जो है दिस इज अ परसेंटेज ऑफ नेट एसेट वैल्यू फॉर एंट्री एंड एग्जिट। तो ये 10 रुपीज़ नेट एसेट वैल्यू, उसका 10% इज द लोड, ठीक है।
एग्जाम्पल यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। नो लोड ऐसे मोस्टली फंड्स होते हैं जो कि एंट्री लोड कुछ नहीं है, 10 रुपीज़ दे के आप ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, 10 रुपीज़ दे के आप इसे बेच सकते हो, यानी कि 10 रुपीज़ म्यूचुअल फंड कंपनी आपको वापस कर देगी, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ नो लोड फंड। आई होप दैट इज क्लियर। सेबी ने एंट्री लोड को प्रोहिबिट किया है कि एंट्री करने पे क्या पैसे ले रहे हो, जरूरत नहीं, एंट्री करने पे नहीं, एग्जिट करने पे ले सकते हो, एंट्री करने पे एंट्री लोड को प्रोहिबिट किया है। तो आई होप ऑल ऑफ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, ऑल्दो स्लाइटली लेंदी, बट देन यस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स इज द नेक्स्ट टर्म जो हमें समझना होगा। ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का मतलब क्या है। ये जो फंड्स है ट्रस्ट या कंपनी के द्वारा एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ये रेगुलेशंस जो सेबी के हैं, किसी भी रेगुलेशंस में अल्टरनेट फंड्स है, तो इस वजह से किसी भी सेबी के रेगुलेशंस में कवर्ड नहीं है, एंड इस वजह से इन्हें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाता है। ऐसे कौन से एंटिटीज है जो कि, ऐसे कौन से फंड्स है जो कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स नहीं कहलाए जा सकते हैं। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का आई होप इट इज क्लियर। तो नॉर्मली हम जो फंड्स देखते हैं जो सेबी के द्वारा, सेबी के रेगुलेशंस के अंडर कवर हो रहे म्यूचुअल फंड्स, दे आर कॉल्ड नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब इनके अलावा सेबी के रेगुलेशंस में जो कवर नहीं हो रहे, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो कौन से ऐसे फंड्स है जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में कैटेगराइज नहीं किए जा सकते। तो द फर्स्ट थिंग इज फैमिली ट्रस्ट, यानी कि अपने खुद के रिलेटिव्स के लिए आपने फंड जो है खोला है, ट्रस्ट खोला है, एंड देन यू आर डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज, दैट इज नॉट अ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए आपने जो है कोई फंड के थ्रू या डूइंग दिस एम्प्लॉयज़ बेनिफिट इस तरीके से, तो दैट ईसॉप के जो ट्रस्ट है दे आर नॉट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह है, राइट, बिकॉज वी नो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज आर ऑल्सो ट्रस्ट। तो इसी तरीके से एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट आपने खोल रखा है, उसमें पैसे पूल हो रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग, एंड देन उसके जो प्रॉफिट्स आप दे रहे हो, तो दैट इज हैपनिंग बट फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज ओनली, सो दैट इज नॉट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। होल्डिंग कंपनीज में के लिए आपने कोई फंड जो है खोल रखा है, तो अलग अलग जगह से इकट्ठा कर रहे हो पैसे एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन द होल्डिंग कंपनी या फिर फॉर द होल्डिंग कंपनी, देन दैट इज नॉट इंक्लूडेड। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यहाँ पर जो है फंड मैनेजर्स के द्वारा अगर वो एस्टैब्लिश नहीं है, तो ऐसे में दे आर ऑल्सो नॉट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स अलग अलग तरीके से ये जो इनके जो है इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ओके, तो इस तरह के फंड्स जो कि फंड मैनेजर्स के द्वारा नहीं बनाए गए, देन दे आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। फंड्स जो कि सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा जो स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो नॉट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। फंड्स जो सेबी के अलावा किसी और रेगुलेटर या फिर किसी भी रेगुलेटर जो इंडिया में है उसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, नॉर्मल फंड्स के अलावा जो फंड्स है दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, और ये पूरी लिस्ट दी गई है जो कि स्पेसिफिक बेनिफिट्स, स्पेसिफिक चीज़ों में इन्वेस्ट हो रहा है, तो दे उनको हम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड नहीं कह सकते, थोड़ा जनरल नेचर होना चाहिए। सो दैट इज वाई पूरी लिस्ट दी गई है सो एज टू डिफरेंशिएट। अब हम सुपरविजन फाइनली देख लेते हैं यहाँ पर। तो सुपरविजन सेबी के द्वारा किया जाता है, ऑल्सो देर इज दिस एसोसिएशन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, तो उसके द्वारा भी किया जाता है। सेबी के द्वारा रूल्स रेगुलेशंस ये सारे फॉर्मुलेट किए गए 1993 में, जैसा हमने डिस्कस किया, पहली बार रेगुलेशंस लाए गए थे। गाइडलाइन सेबी लेकर आता है, रेगुलेशंस के हिसाब से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को ये कम्प्लीटली रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया AMFI के द्वारा सेल्फ रेगुलेट भी पूरा का पूरा सेक्टर होता है, तो ये एसोसिएशन है। म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे 1 2 3 4 ये सब मिलके इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, दैट इज कॉल्ड द AMFI। 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। ऑब्जेक्टिव्स इसके बेस्ट स्टैंडर्ड्स रहे, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से ट्रेन हो, और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये सारे ऑन म्यूचुअल फंड, दिस इज द मेन एम ऑफ AMFI। इसके रिलेटेड कई सारे कमिटीज इसने बना रखे। ओके, सो दैट वाज द डिस्कशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इन द कैपिटल मार्केट, वो डिस्कस करना जरूरी है। तो एंटिटीज जो, लेट्स से मैं हूँ, मुझे अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी खोलनी है या फिर कोई कंपनी है उन्हें म्यूचुअल फंड कंपनी में कन्वर्ट होना है, तो ऐसे में क्या करना होगा उन्हें। तो इन एंटिटीज़ को अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना है, म्यूचुअल फंड कंपनी खोलनी है, तो उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स एंड ऑल पीपल जो इन्वॉल्व है वहाँ पर, दे शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑन दिस। तो इसके लिए उन्हें जो NISM का ये एग्ज़ाम है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़, इस का जो एग्ज़ाम है
सीरीज 5A एग्जाम इसे कहते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जाम, उसे पास करना होगा। फिर आपको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यहाँ से रजिस्टर करना होगा अपने कंपनी को। इसके साथ आपको एक AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर को ऑब्टेन करना होगा। इस तरीके से इतने डिजिट्स का नंबर है ये। सारे जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें AMFI के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। साथ के साथ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को एक ARN प्रोवाइड किया गया, एम्प्लॉयज़ को EUIN प्रोवाइड किया जा रहा है, दोनों चीज़ें। एंड फाइनली जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसे एम्पैनल वहाँ पर एम्पैनल होना होगा। आपने लेट्स से म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हो, तो जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और भी कोई कंपनी है जहाँ पर ये सब जो है बेचा जा सकता है, देन यू हैव टू एम्पैनल योरसेल्फ देयर। ठीक है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आपको एम्पैनल होना होगा सो दैट आपके म्यूचुअल फंड जो प्रोडक्ट्स है, आप कोई म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो तो उसे वहाँ पर भी बेचा जा सके। ठीक है, अब कोई इंडिविजुअल अगर बनना चाहता है इस तरीके से अपने जो प्रोडक्ट्स है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है और उसके खुद की कोई कंपनी नहीं है, तो उस इंडिविजुअल को एटलीस्ट ये एग्ज़ाम्स तो पास करने होंगे एंड देन किसी कंपनी से उसे जो है अपने प्रोडक्ट्स को उस कंपनी के थ्रू बेचना होगा। और बैंक्स को भी अलाउ किया जाता है ये एक्टिविटीज़ करने के लिए। फ़ी बेस्ड इनकम उनको मिलता है 1.5 to 2.5%। कमीशन उन्हें मिल जाता है सारे म्यूचुअल फंड्स पे जो रिटर्न्स आते हैं उसके ऊपर। ओके, सो दैट इज द थिंग। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स। ओके, एक्टिवली मैनेज्ड फंड क्या है? फंड टीम मेक्स डेलिब्रेट डिसीजन अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट द मनी। परसेप्शन ऑफ फंड टीम मैनेजमेंट के बेसिस पर रिटर्न्स होते हैं। Yes, absolutely correct. Passive mutual funds are designed to mimic the returns of the particular index. ठीक है, तो ये चीज़ भी सही है। पैसिव जो है एकदम इंडेक्स से बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज वाई C both 1 and 2 is the right answer here. So now let us discuss chapter 42. Yes, थोड़ा सा लंबा हो गया but then we will be very fast discussing insurance products. Simple topic है। insurance we have already discussed, two parties होते हैं। insurer जो insurance provide करता है like LIC, insured जो person insurance buy करता है और premium pay करता है, और इन दोनों के बीच में contract होता है जो contingency को cover करता है। contingency is something where there is some uncertainty lying। ठीक है, थोड़ा uncertainty है, उसे हम contingency कहते हैं। और इस चीज को जो भी लॉस हुआ है उसे गुड करने के लिए मेनली इंश्योरेंस होता है। यानी कि आपकी गाड़ी जो है जल गई तो आपको लॉस हुआ कितना, 1 लाख का लॉस हुआ, तो ऐसे में 1 लाख रुपए आपको मिले, ये चीज इंश्योर करने का काम जो है इंश्योरेंस कंपनी का है। तो 1 लाख रुपए आपके लॉस नहीं हुए, बस गाड़ी बर्बाद हो गई, बट 1 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो आपका जो लॉस था उसे गुड किया इंश्योरेंस कंपनी ने। अब इसमें कई सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नाम से हमें पता चल रहा है हियर यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जहां पर जिस चीज का इंश्योरेंस लिया जा रहा है उससे आपको उसके खो जाने पे, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी, उसके खो जाने पे आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए एक्चुअली, देन ओनली इंश्योरेंस जो है आपको दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जहां पर आप जब इंश्योरेंस कर रहे हो तो द मेन एम ऑफ द इंश्योरेंस इज टू डू गुड। जो भी लॉस हुआ है उसे गुड करने का मेन एम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइफ इंश्योरेंस है, किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो वो इंडेमनिटी नहीं होता, क्योंकि हम उस चीज में कुछ गुड कर नहीं सकते। वी कैन नॉट गिव द वैल्यू टू अ स्पेसिफिक लाइफ, है ना। तो वो जितना भी मनी आप दे दो दैट इज नॉट गोइंग टू डू गुड। तो दैट इज वाई लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट एन इंडेमनिटी पॉलिसी। ठीक है, तो वो कहा जाता है ओनली चीज जो है जिनका प्राइस फिक्स किया जा सकता है उनकी जो पॉलिसी, उनसे रिलेटेड जनरल पॉलिसीज, जनरल इंश्योरेंस इज इंडेमनिटी पॉलिसी। सब्रोगेशन, जहां पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया है, लेट्स से आपके बाइक का इंश्योरेंस है और आपकी बाइक को किसी ट्रक ने आकर जो है डैमेज कर दिया, तब आपको तो इस बाइक के पीछे इंश्योरेंस मिल जाएगा, मनी मिल जाएगा, लेकिन वो जो बाइक डैमेज की है उस ट्रक ड्राइवर के नेग्लिजेंस की वजह से, लेट्स से वो ड्रंक है, तो ऐसे में उस ट्रक ड्राइवर
पर केस किया जा सकता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब कंट्रीब्यूशन क्या है? ऐसी प्रिंसिपल है जहां पर अलग अलग जगह से जो लेट से आपने इंश्योरेंस अलग अलग जगह से ले रखी है, तो उन सभी के इंश्योरेंस के मनी के मिलने के साथ आपका जो इंश्योरेंस मनी है वो कंप्लीट हो रहा है। लेट से 1 लाख की इंश्योरेंस आपने ली है, 50,000 कहीं से, 20,000 कहीं से, 10,000 कहीं और से, ठीक है। तो 3 इंश्योरेंस कंपनीज, तो जो भी कंट्रीब्यूशन है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज को करना होगा एंड तभी आपका इंश्योरेंस जो है कंप्लीट होगा। ये ऐसा कोई अरेंजमेंट है तो सबसे इंश्योरेंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो मांगा जा सकता है। एंड प्रॉक्सिमेट कॉज, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, लेट्स से देयर इज अ फायर और उस फायर के बाद कोई जो पाइप है वो बर्स्ट हो गई और पूरा पानी पानी भर गया, तो पानी की वजह से लॉस हुआ। बट यहाँ पर मेन कॉज क्या था उस पर्टिकुलर पानी के आने का? वो फायर था। इंश्योरेंस में आपको शायद ही पैसे मिले क्योंकि मेन कॉज इसका फायर है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेट कॉज। तो मेन कॉज यहाँ पर एसर्टेन होना चाहिए। तो दीज वर द प्रिंसिपल्स, वी हैव वेरी क्लियरली डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस। सो यू कैन सी यहाँ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ को हम उब्बरी में फिडे ये भी कहते हैं, राइट। तो वी डू नॉट नीड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। जहाँ भी अटमोस्ट यू देखो आप, उब्बरी में यू, ये दोनों को आप मैच करके एग्जाम में आंसर कर सकते हो। दैट इज हाउ यू आंसर। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होता है, अगर अनइंटेंशनली आपने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इंटेंशनली आप किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर रहे। लेट से आपकी बाइक है ऑलरेडी खराब है, फिर आप इंश्योरेंस ले रहे हो और फिर वो खराब हो गई, आपने कुछ कह दिया, तो आप सही से उसका इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दे रहे हो देन यू कैन से ये एक फ्रॉड है, तो आप पे केस हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स। मराइन इंश्योरेंस वगैरह में जो है पूरा शिप का अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो शिप को जाके फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो बेस्ड अपॉन दैट ओनली इंश्योरेंस के जो कंपनी के मेंबर्स है दे विल बी असेसिंग कि कितना इंश्योरेंस चाहिए एंड व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हैज टू बी करेक्टली गिवन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जैसा हमने देखा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फायर पॉलिसी, बिल्डिंग वगैरह में जो है बिल्डिंग स्टॉक, मशीन, ये सब इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसके डैमेज से आपको लॉस हो एक्चुअली, देन ओनली इंश्योरेंस लिया जा सकता है उसका। लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर जो है ऑब्वियसली इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पर है। डीम टू एग्जिस्ट इन सर्टेन केस ऑफ रिलेशनशिप्स, ये जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट होता है, ऐसा जो है माना जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाइफ एंड हस्बैंड के बीच, वाइफ ने हस्बैंड के लिए इंश्योरेंस लिया है तो देर इज अ लॉट ऑफ लॉस। इवन इकोनॉमिक लॉस ऑल्सो इज देयर। लेट्स से वाइफ ने हस्बैंड के लिए लिया, हस्बैंड के लॉस से जो है इकोनॉमिक लॉस भी होता है, तो दैट इज देयर। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी लॉस को गुड करना। तो मॉरल हजार्ड को भी ये कंट्रोल करता है। ट्राई टू सिक्योर मैक्सिमम अमाउंट, जो है आप झूठ बोल के इंश्योरेंस का मैक्सिमम अमाउंट आप क्लेम कर लेते हो, बट यहाँ पर आपको देखना होगा कि जितना जितना लॉस हुआ है उसके हिसाब से ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, वरना देयर कैन बी अ केस। लाइफ इंश्योरेंस जो है इंडेमनिटी पॉलिसी नहीं होता है, राइट। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं कार डैमेज, ये सब इंडेमनिटी पॉलिसी होता है। अब यहाँ पर इंश्योरेंस अमाउंट जो एश्योर्ड है वो जितना भी सम आपने इन्वेस्ट किया है, वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड एसेट और एक्चुअल लॉस, इसके बेसिस पर आप ये पूरा इंश्योरेंस का जो कंप्लीट चीज है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लेट से आपने 40,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस लिया है, आपकी एक्चुअल जो एसेट है, लेट से कोई बाइक है वो 50,000 की है और उसके लॉस होने से, उसके जो ख़राब होने से आपको 40,000 रुपीज़ का, सॉरी 50,000 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हुआ, तो आपको इंश्योरेंस कितना मिलेगा? ऑल्दो आपका लॉस 50,000 का है, आपका एक्चुअल बाइक का प्राइस 50,000 था, बट आपने 40,000 का इंश्योरेंस लिया है, तो ये डिवाइड होकर इस तरीके से फॉर्मूला में लगने के बाद आपको जो है 40,000 अमाउंट जो है मिलेगा। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड ये इंडेमनिटी होता है। तो ये सब्रोगेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्ट केस किया जा सकता है। कॉन्ट्रीब्यूशन में 2 और मोर इंश्योरर्स होते हैं तो सबसे कंट्रीब्यूशन मांगा जा सकता है। फाइनली प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, फायर इंश्योरेंस का हमने एग्जांपल लिया था,
Okay, so that is the thing. Now we are talking about certain classification of insurance. तो लाइफ मेनली क्या क्या टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है? लाइफ की इंश्योरेंस हो सकती है जो कि डेथ अगर किसी की होती है अनफॉर्चुनेटली, उसके सामने वी हैव द इंश्योरेंस. वी ऑल्सो हैव द इंश्योरेंस जहां पर कोई पर्सन के सर्वाइवल से रिलेटेड तो ये इंश्योरेंस किया जा सकता है. इट इज लाइक अ पेंशन. इसे एन्युटी भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एन्युटी. ठीक है, तो पैसे आपने दिए और फिर पेंशन की तरह आपको पीरियोडिकल अमाउंट जो है आफ्टर सर्टेन एज मिल रहा है. थर्ड काइंड इज द जनरल इंश्योरेंस, जो कि जनरल प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर किया जा सकता है. तो वी विल हैव अ लुक. इसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहा जाता है. ठीक है, फटाफट से इनके जो है डिस्कशन हम करेंगे. लाइफ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, पेंशन, इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप्स के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस किया जा सकता है और पेंशन प्लान्स वगैरह खोले जा सकते हैं. डेथ तो सर्टेन है, लेकिन डेथ का टाइमिंग अनसर्टेन है. ऐसे टाइम पे हुआ जहां पर हम बहुत ही ज़्यादा लॉस में, एंड देन ऐसा हुआ तो इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है. तो इस वजह से उस इकोनॉमिक लॉस को एटलीस्ट कवर करने के लिए वी हैव द लाइफ इंश्योरेंस. लॉन्ग टर्म होता है ये, और कई बार हमें जो है हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह में पैसे चाहिए होते, तो दैट नॉट एवरी ईयर ये रिन्यूएबल नहीं होता है. तो एक फिक्स्ड समय के लिए ये जो है रहता है. एंड ये डिफरेंट टाइप्स के विल डिस्कस आगे जो है हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, ये एवरी ईयर रिन्यूएबल नहीं होता. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. इकोनॉमिक वैल्यू इसकी डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है. ऑब्वियसली लाइफ की इकोनॉमिक वैल्यू वी कैन नॉट डिटरमाइन. ये इंडेमनिटी नहीं होता. और प्रीमियम जो है, प्रीमियम एक टेबल होती है इसकी, बिकॉज इकोनॉमिक वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एज एंड डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे. प्रीमियम टेबल के हिसाब से प्रीमियम इसका जो है एसर्टेन किया जाता है. एन्युटी इज आफ्टर सर्टेन एज, ओल्ड एज में आपको जो है पैसे अगर मिल रहे, दैट इज एन्युटी. यहाँ पे रिस्क जो कवर्ड है वो सर्वाइवल का है. नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज अदर देन लाइफ, कार इंश्योरेंस वगैरह शॉर्ट 1 ईयर रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं. आप देख रहे हो लाइफ इंश्योरेंस रिन्यूएबल नहीं है, ये रिन्यूएबल है. और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है. ठीक है, सो दैट इज नॉन लाइफ. कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस जो हम करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है. एज यू ऑलरेडी नो इंडेमनिटी क्या होता है. प्रीमियम यहाँ पर जो है पास्ट लॉस एक्सपीरियंस, प्रोबेबल रिस्क फैक्टर्स, टैरिफ प्लान्स जो है उसके हिसाब से सेट किए जाते हैं. नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ उबरेमी फिडाई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट. ठीक है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, कंसिडरेशन, अटमोस्ट गुड फेथ या प्रॉक्सिमेट कॉस्ट. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन यू इसको आपको मैच करना है. एंड दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड. यस, ये जो है अटमोस्ट गुड फेथ को हम कहते हैं. ओके, सो सी इज द राइट आंसर इन दिस केस. राइट, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट हियर. यहाँ पर हम ऑलरेडी इंश्योरेंस क्या होता है वो देख चुके हैं. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेसेस. सो दिस सेशन विल बी स्लाइटली लेंथी, बट देन ये दो चैप्टर से बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली हम कवर करेंगे. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे. लाइफ इंश्योरेंस, उसके टाइप्स क्या है. एंड देन वील ऑल्सो हैव अ लुक एट द वेरियस ग्रुप इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी वगैरह. लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो टर्म लाइफ होता है, ये स्पेसिफिक टर्म के लिए. ठीक है, 10 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस किया तो 10 ईयर्स के अंदर अगर डेथ होती है देन यू कैन से कि यस, ये जो लाइफ इंश्योरेंस का मनी है वो आपको मिल जाएगा. अब ये स्टिपुलेटेड एज 65-70 ईयर्स का जो एज है, उस एज तक पहुंचने के बाद ये जो है कई बार दी जाती है या फिर इससे रिलेटेड जो बातें वो होती हैं. तो क्लेम इसका यहाँ पर होता है व्हेन देयर इज अनफॉर्चुनेट डेथ ओनली. ठीक है, कोई भी मेच्योरिटी वैल्यू इसकी नहीं होती है. और इसके जो प्रीमियम है इनिशियली लो प्रीमियम्स होते हैं. प्रीमियम इज द अमाउंट जो आप पे करते हो इंश्योरेंस खोलने के बाद, उसको पीरियोडिकली जो है इंश्योरेंस अमाउंट जो आप पे करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, एज वी हैव ऑलरेडी सीन. तो ये लो होता है इनिशियली. यूजेस क्या है? पर्सन जो लो इनकम के हैं, हाई इंश्योरेंस नीड्स जिनके हैं, वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं थोड़े समय के लिए. इसके क्योंकि प्रीमियम्स लो होते हैं तो यू कैन इस समय के अंदर अगर कोई अनफॉर्चुनेट घटना होती है तो द इंश्योरेंस विल कवर. इंडेमनिटी बिजनेस यहाँ पर होता है जैसे कोई कंपनी अपने वेरी की एंड इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ को टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती है ताकि एटलीस्ट इतने समय तक के लिए सिक्योर्ड रहे
उस पर्सन के लॉस से उस कंपनी को इकोनॉमिक जो लॉस है वो ना हो एटलीस्ट, राइट। बाय टर्म एंड इन्वेस्ट द डिफरेंस, ये एक टर्म है रिलेटेड टू द टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जहां पर आप के पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। यू कैन बाय अ लार्ज इंश्योरेंस जो कि हमेशा के लिए है, जब अगर डेथ होगी देन यू विल बी गेटिंग दैट मनी, वो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के समय, तो ये नॉर्मल है। अब आप एक ऐसा इंश्योरेंस ले सकते हो जो कि टर्म लाइफ है, 10 ईयर्स के लिए है, ठीक है। और बाकी जो पैसे आप बचा रहे हो, ये जो पूरा पैसा है जो आप बचा रहे हो, ये आप कहीं और किसी और शेयर सिक्योरिटी वहां पर इन्वेस्ट कर दे रहे हो, तो आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर कवर हो रहा है 10 साल के लिए, और ये पैसे भी आप जो है 10 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये दोनों मिला के लेट्स से 10 लाख रुपए बन रहे हैं। बट यहाँ पर इंश्योरेंस का अमाउंट लेट्स से 8 लाख रुपीस ही है। तो मोस्टली ये चीज होती है जहां पर आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उन दोनों को मिलाकर ये जो आपका अमाउंट बनता है वो हायर होता है इन कंपैरिजन टू कंप्लीट होल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हियर इज होल लाइफ इंश्योरेंस, कंप्लीटली फुल लाइफ के लिए ये बनता है, डेथ के समय ही यू गेट द अमाउंट। प्रीमियम यहाँ पर यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट फेस अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट फाइनली आपको मिलता है आफ्टर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैज हैपेंड, वो दैट इज कॉल्ड फेस अमाउंट, ये सेम रहता है थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड, कभी भी वो जो डेथ है वो होगी यू विल गेट द सेम अमाउंट। डिविडेंड्स यहाँ पर जो है दिए जा सकते हैं उस अमाउंट के वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। विथ और विदाउट प्रॉफिट होल लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पर होता है। तो कई बार ये जो होल लाइफ इंश्योरेंस है लेट्स से 10 लाख का आपने लिया है और ये अगर पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि अगर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी का फेस अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। लेट्स से 1 लाख इंक्रीज हो गया क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो इसे पार्टिसिपेटिंग कहा जाता है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड इस पर्टिकुलर वजह से इसे विथ प्रॉफिट होल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। अब लेट्स से ये कंपनी की प्रॉफिट हो रही है लेकिन फिर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड विदाउट विच इज नॉन पार्टिसिपेटिंग या फिर विदाउट प्रॉफिट होल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। एंडोमेंट यहाँ पर है, ये जो है अगेन टर्म लाइफ जैसा ही है बट लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड्स यहाँ पर होते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पर्सन, ये इसका जो है मेच्योरिटी पीरियड होता है 10, 15, 20, 30 ईयर्स के ये एंडोमेंट्स होते हैं एंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप रिटायरमेंट के समय इसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ इट कि आपके बच्चे जो हैं उस समय उनको मिल जाए या फिर आपको रिटायरमेंट के बाद वो पैसे मिल जाए, एक बार वो मनी जो है आपको मिल जाती है, नॉट लाइक पेंशन की बार बार मिल रहा है, एक बार वो मनी आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट। मनी या कैशबैक प्लान जहां पर आपने इंश्योरेंस के पैसे दिए हैं एंड पीरियोडिकली आपको थोड़े थोड़े अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मिल रहा है। अब इसकी मैच्योरिटी वैल्यू जो है एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बैलेंस अमाउंट इज पेड एज मैच्योरिटी वैल्यू। तो जितने पैसे चले गए, लेट्स से 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज पीरियोडिकली चले गए, तो 70 रुपीज बच रहा है। तो ये 70 रुपीज अलॉन्ग विद सर्टेन प्रॉफिट इन्वेस्ट जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने कर रखा होगा, लेट्स से 5 रुपीज, वो आपको फाइनली मिल जाता है, तो रिमेनिंग अमाउंट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड मनी बैक या कैशबैक। एन्यूटी पेंशन प्लान जहां पर रिटायर्ड पीपल जो है लमसम अमाउंट पे करते हैं एंड देन उनको पीरियोडिकली मनी मिलते रहता है, इट इज जस्ट लाइक पेंशन। अब इमीडिएट इसमें दो टाइप्स के होते हैं कि इमीडिएट एन्यूटी, जैसे ही आपने इंश्योरेंस इस एन्यूटी में जो है पैसे लगाए वैसे ही आपको एन्यूटी मिलने लगता है, हर महीने नेक्स्ट मंथ से आपको 100 रुपये मिलने लगेगा, तो ऐसा, ठीक है, दैट इज इमीडिएट। और यहाँ पर वी कैन से प्रीमियम जो है आप पे करते रहते हो, तो पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट्स इमीडिएटली और ये लमसम अमाउंट जो है आपको मिलता है, तो प्रीमियम और ये घटाकर आपको मिलता है। तो डिफर्ड एन्यूटी क्या है, आपको सर्टेन टाइम के बाद ये मनी मिलती है। तो आप एक एज बता सकते हो अपनी कि लेट से मुझे 60 साल के बाद, 50 साल के बाद ये जो एन्युटी का अमाउंट है मनी है वो चाहिए, तो 50 साल के बाद से ये शुरू हो जाता है। जनरली पेंशन कब 60 के बाद, बट ये एन्युटी जो है 50 के बाद, अगर आपने कहा कि 40 ईयर्स के बाद मुझे चाहिए, तो 40 ईयर्स के बाद ये शुरू हो जाता है, तो उसे हम वेस्टिंग एज कहते हैं। वेस्टिंग एज क्रॉस होते ही आपको ये पैसे मिलने लगते हैं और वेस्टिंग एज क्रॉस होने के बाद 1/3 जो मनी है वो आपको कैश में मिलने लगता है, 2/3 मनी अब पेंशन में इन्वेस्ट हो जाता है, यानी कि आगे आपको 60 ईयर्स के बाद वो मिलेगा या फिर जो भी पेंशन का एज है। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ बिजनेसेस लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है,
तो इसमें आपके जो पैसे हैं वो इंश्योरेंस में गए एंड देन ये किसी स्पेसिफिक यूनिट में इन्वेस्ट होंगे। ओके, तो यूनिट लिंक्ड इसीलिए इसे कहा जाता है, और ये इन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्रोटेक्शन के कॉम्बिनेशन है। तो आपको इंश्योरेंस का मनी तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ इसका जो प्रॉफिट है आपको मिल रहा है। जो अमाउंट आपने डाला और ये अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, उसका जो प्रॉफिट है वो भी इस इंश्योरेंस अमाउंट में थोड़ा सा पार्ट जो है ऐड हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसमें प्रोटेक्शन एज वेल एज इंश्योरेंस जो दोनों ही चीजें मिल रही हैं। अब एक और टर्म है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू इज द प्रपोर्शन टू विच फेस अमाउंट इज रिड्यूस्ड। अगर आप जो है प्रीमियम्स आपको भरने हैं, 11 प्रीमियम्स हैं, आपने सिर्फ 8 प्रीमियम्स भरे, 11 प्रीमियम्स के बाद 1000 रुपये मिलने वाले थे, 8 प्रीमियम्स के बाद लेट से आपको सिर्फ 900 मिलने वाला है। तो फेस अमाउंट, फेस वैल्यू अमाउंट कितना मिल रहा है आफ्टर ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड द पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो अमाउंट पेड यहाँ पर सम एश्योर्ड एंड बोनस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। सम एश्योर्ड यानी कि 100,000 रुपीज तो एश्योर किया गया कि मिलेगा 11 मंथ्स का प्रीमियम पे करने के बाद, प्लस थोड़ा प्रॉफिट जो है उसे भी जोड़ा जाता है, उसे हम बोनस कहते हैं। प्रॉफिट क्यों? इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट से, आपके पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी ना, उससे प्रॉफिट होगा तो वो बोनस में आपको मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना अमाउंट, कितना वो रिड्यूस होता है 1000 से, ये कितना होगा अगर आपने 8 मंथ्स का जो है पे किया। तो प्रीमियम्स पेड दैट इज 8 बाई प्रीमियम्स टू बी पेड, 11 प्रीमियम्स पे करने थे और इसमें एश्योर्ड अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 1000। ठीक है, तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो वॉट एवर अमाउंट कम्स आउट उतना जो है आपका होगा। लेट्स से 10 मंथ्स का है, तो सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, तो आपको कितना मिलेगा? 10 मंथ्स में 1000 मिलने थे, तो 8 मंथ्स में आपको 800 रुपीज़ जो है, अगर आपने प्रीमियम्स पे नहीं किए एट द मेच्योरिटी 800 ही मिलेगा। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पेड अप वैल्यू। अब नेक्स्ट है एक्सपेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें कौन से एक्सपेंसेस कवर होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में? रूम के जहाँ पर आप बोर्डिंग कर रहे हो, नर्सिंग चार्जेस, सर्जन, फिजिशियन, एनेस्थीसिया, ब्लड ऑक्सीजन वगैरह के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में मिनिमम स्टे आपको हॉस्पिटल में 24 आवर्स का करना होता है, ओनली देन यू विल गेट द इंश्योरेंस। ये पूरा रूल है, नॉर्म है। टैक्स बेनिफिट्स भी हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप करते हो मिलता है, करते हैं ना हम कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस एंड देन वी गेट द टैक्स बेनिफिट। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो हमारे जो आईटी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट के 80D सेक्शन में दिया हुआ है। 80C सेक्शन में कई सारे डिडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 80D जो सेक्शन है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का क्या डिडक्शन होता है वो इनकम टैक्स एक्ट में ये दिया हुआ है, टैक्स बेनिफिट्स क्या है वो दिया हुआ है। ठीक है, 80C सेक्शन में क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का टैक्स बेनिफिट है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? ये अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा देन यू विल गेट द अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस इज अगर डेथ होता है मेनली, देन ओनली यू विल गेट द अमाउंट। ठीक है, डिडक्शन इनकम टैक्स का जो भी है वो आपको मिलता है जो पॉलिसी परचेज किया गया है उस पे। पेमेंट मोड, अगर कैश के अलावा एनी अदर मोड अदर देन कैश प्लस पेरेंट्स का प्रीमियम वगैरह अगर आप ले रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, तो हायर आपको डिडक्शंस करने का मौका मिलता है। तो इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, कैश के अलावा पेमेंट को प्रमोट और पेरेंट्स के लिए अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो इसे प्रमोट किया जा रहा है और इस पर आपको हायर डिडक्शन मिल रहा है फ्रॉम द इनकम टैक्स। अब ट्रैवल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रैवल पर आप इंश्योरेंस कर सकते हो, मेनी थिंग्स आर इंक्लूडेड। अब मोटर इंश्योरेंस बहुत ही जो है पेक्यूलियर एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसमें कवरेज व्हीकल डैमेज का होता है, साथ के साथ थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी होती है, यानी कि आपका व्हीकल तो डैमेज हुआ वो उसके पैसे आपको मिलेंगे, साथ के साथ कई इंश्योरेंस पॉलिसीज में दूसरे के व्हीकल के लॉस का मनी भी आपको देना पड़ता है। Isn't it? ऑब्वियसली अगर आपकी गलती है तो उस व्हीकल के लॉस के मनी को भी कवर किया जाता है। दैट इज वाई, और यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि बाकी जो ड्राइविंग व्हीकल है उसमें आपको दो चीज़ें, जब आप मोटर इंश्योरेंस करोगे तो एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी है प्लस एक सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाता है। तो किसी और टाइप के इंश्योरेंस में ये नहीं होता। ओनली मोटर व्हीकल इज द ओनली वन काइंड ऑफ इंश्योरेंस जहां पर सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है इसको आपको हमेशा अपने व्हीकल में कैरी करना होगा। दैट इज समथिंग जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में दिया हुआ है। अगर नहीं होगा तो यू विल बी आपको जो है चार्जेस पे करने होंगे। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरह की है, लायबिलिटी ओनली पॉलिसी है एंड देयर इज ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो लायबिलिटी ओनली इज आपका गाड़ी जो है वो कवर नहीं होता, आपके गाड़ी में नुकसान हो उसके पैसे नहीं देंगे, लेकिन सामने वाले के गाड़ी के लिए अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपको अगर पैसे पे करने तो सामने वाली के गाड़ी
का जो भी लॉस है वो कवर होता है इन द इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी ओनली। कॉम्प्रिहेंसिव इज आपका ये जो सामने वाले की गाड़ी है वो उसका अमाउंट मिलता है, साथ के साथ आपकी गाड़ी में जो नुकसान हुआ है उसका भी अमाउंट आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ठीक है, अब मोटर इंश्योरेंस में कई चीजें हैं जो इंक्लूडेड है, यानी कि फायर, बर्गलरी, रायट जो होता है वो, फ्लड, एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स से ये जो है एक्सीडेंट होता है, और कई तरीके से जो एक्सीडेंट हुआ, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, ये सारे इंक्लूडेड है मोटर इंश्योरेंस में। इस सारे केसेस में आपको पैसे मिलेंगे। एक्सक्लूजन क्या है, कोई वैलिड अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है देन इट इज एक्सक्लूडेड, सॉरी, ओके, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं मिलेगा। इंटॉक्सिकेटेड हो आप, या फिर ज्योग्राफिकल लिमिट्स के बाहर व्हीकल अनलॉफुल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स में आपको इंश्योरेंस मनी नहीं मिलता। अब ये सर्टिफिकेट का हमने बात कर लिया। रूल नंबर 141 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो है 1989, उसके तहत ये सर्टिफिकेट इशू की जाती है। दैट इज ओनली इन मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो है ये किया जाता है। ठीक है, सेपरेट सर्टिफिकेट ऑलवेज व्हीकल में कैरी करना होगा, दैट थिंग इज देयर। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो वेरी क्लियरली इंडेमनिटी का मीनिंग हम समझ चुके हैं कि किसी भी लॉस को गुड करना। तो जब लाइफ लॉस होता है वी कैन नॉट डू गुड फॉर दैट इज वे लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो हम जो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कई सारे देख चुके हैं। विल हैव अ लुक एट द रेस्ट ऑफ द टाइप्स। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नेक्स्ट है। प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक्स, गुड्स इन ट्रांजिट, एविएशन, मराइन जो प्रॉपर्टी है ये सब आ जाता है प्रॉपर्टी में, जिस पर आप इंश्योरेंस ले सकते हो। अब ये इंश्योरेंस मल्टीपल होती है। लेट्स से आपका घर भी है, गाड़ी भी है, आप जो है ट्रेन भी चलाते हो, आपका पर्सनल जो है जेट भी है, पर्सनल आपका लेट्स से मराइन कोई बोट वगैरह भी है, तो सभी पे इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो अम्ब्रेला इंश्योरेंस भी मिलता है। ठीक है, मल्टीपल इंश्योरेंस आप ले सकते हो। पैकेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड पैकेज, जहाँ पर घर और आपकी गाड़ी दोनों कवर्ड हो, राइट, तो दैट इज ऑल्सो देयर इन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। नो नेक्स्ट थिंग इज फायर इंश्योरेंस। फायर जो लग जाता है अलग अलग जगह पर, तो उसमें इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फायर इंश्योरेंस का मीनिंग तो आपको समझ में आता ही होगा, राइट। तो लाइटनिंग, स्टॉर्म, एक्सप्लोजन, एयरक्राफ्ट डैमेज, राइट, वाटर टैंक ओवरफ्लो होने की वजह से अगर फायर लग रहा है, ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड। और एक्सक्लूजन्स होते हैं ऑफ द एक्सेसेस। ठीक है, लॉस या डैमेज जो हो रहा है, वॉर, पूरी लड़ाई हो गई, तब आप कह रहे हो मुझे इंश्योरेंस के पैसे दो, नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर जो है पेरिल हो रहा है, पोल्यूशन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग में ये चीज़ें नहीं काम आएंगी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग हियर इज एडिशनल प्रीमियम आप जो है दे सकते हो अगर आपको सर्टेन काइंड्स ऑफ फायर सर्टेन सिचुएशंस में इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कवर करना है। लेट्स से अर्थक्वेक हुआ, फायर लग गया, आग लग गया, तो उसे आप कवर करवा सकते हो। एडिशनल प्रीमियम आपको देना होगा। आप कंबशन जो है स्पॉन्टेनियस अपने आप किसी और वजह से आग लग गए तो उसे भी कवर करवा सकते हो बाय गिविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्स्ट्रा। अब इसका टर्म क्या है, नॉर्मली 1 ईयर का होता है, एंड अगर वो घर है, ड्वेलिंग्स है, तो 1 ईयर से ज़्यादा का टर्म भी फायर इंश्योरेंस का हो सकता है। घर वगैरह से रिलेटेड फायर इंश्योरेंस है, देन यू कैन गेट इट फॉर मोर देन 1 ईयर। देयर कैन बी बर्गलरी इंश्योरेंस ऑल्सो, को चोरी से रिलेटेड कोई ऐसा एरिया जहाँ बहुत चोरी होती है तो आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो अपने चीज़ों का, तो वो भी ले सकते हो। इसमें क्या क्या कवर्ड है, बिजनेस, होम, ये सब कवर्ड है। और इसमें आपके जो वैल्यूबल्स है वो कवर्ड होते हैं, सोना, चांदी, पेपर्स, ये सब कवर्ड होते हैं। इसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी में भी अगर लेट से उसने दरवाजा तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, घर तोड़ दिया और फिर वो घुस रहा है, तो ये प्रॉपर्टी का लॉस जो हुआ है वो भी कवर्ड होता है इन मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब मैराइन कार्गो इंश्योरेंस भी होता है। लेट से मैराइन आप शिप के थ्रू बहुत सारा कार्गो भेज रहे हो, सामान भेज रहे हो, तो दैट इज कवर्ड। इवन रेल रोड के थ्रू जो कार्गो जाता है दैट इज ऑल्सो देयर, कार्गो भी कवर्ड है। थर्ड पार्टी लॉस भी अगर हो रहा है वो भी कवर्ड है। लेट से आप अपनी गाड़ी में आपने जो है कोई गाड़ी हायर की है एंड उसमें आप भेज रहे हो, उस गाड़ी ने किसी और गाड़ी का जो है लॉस कर दिया, तो थर्ड पार्टी का लॉस भी हुआ, वो भी कवर्ड होगा इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस में। इससे रिलेटेड एक टर्म है सैल्वेज, यानी कि जो भी लेट से एक कार का एक्सीडेंट हो गया तो कार के ओनर को इंश्योरेंस मनी तो मिल गया, लेकिन ये कार के जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं
उससे थोड़ा सा मनी निकालने का काम इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। तो ये कार के डैमेज्ड पार्ट्स अब इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सैल्वेज। और उसे बेचकर जो भी एसेसर है, जो पर्सन है जाता है वहां पर, हाँ डैमेज हुआ है, हाँ इतना अमाउंट देना है, एसेस करने के लिए एक पर्सन जो है सर्वे करने के लिए जाता है। तो दैट पर्टिकुलर सर्वेयर जो है उसका काम है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसे बेच बाच के थोड़ा भी जो अमाउंट मिल रहा है वो उसका यूज किया जाए इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज ग्रुप इंश्योरेंस। लेट्स से ग्रुप ऑफ पीपल को जो उनके लाइफ को जो है इंश्योर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप इंश्योरेंस। लाइफ कवर इसमें मिलता है। यस, ग्रुप ऑफ पीपल, एक फैमिली, उसको भी इंश्योर किया जा सकता है, एम्प्लॉयज हो गए उनको, सभी को एक साथ जो है इंश्योर किया जा सकता है। लो कॉस्ट में हो जाता है एक पूरे ग्रुप का, किसी का भी लाइफ लॉस होता है तो यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। इंडिविजुअल्स यहाँ पर एसेस नहीं होते हैं, टोटल एवरेज ग्रुप का मोर्टेलिटी के बेसिस पर ये इंश्योरेंस की जाती है। नेक्स्ट इज माइक्रो इंश्योरेंस, सॉरी फॉर द एनिमेशन ग्लिच। ठीक है, तो माइक्रो इंश्योरेंस में बहुत छोटे अमाउंट के इंश्योरेंस, ठीक है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योरेंस करते ही दैट पर्टिकुलर पर्सन जो है इंश्योरेंस पूरे सेक्टर का पार्ट बन जाता है, उसका एक अकाउंट खुलता है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होती है उसकी। और पॉवर्टी भी कम होती है। इंश्योरेंस जब रहता है तो सेफ्टी रहती है, और जब भी लॉस होगा इस पर्सन को, देन दैट पर्सन कैन टेक द इंश्योरेंस अमाउंट। आईआरडीए रेगुलेशंस 2005 के हिसाब से जनरल इंश्योरेंस 50,000 से कम का अगर है रुपीस के, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो इंश्योरेंस। ये जो वैल्यू है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, हर्ट्स, लाइफ स्टॉक, टूल, एक्सीडेंट वगैरह कवर्ड होते हैं। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस यहाँ पर होता है। टर्म इंश्योरेंस, विथ और विदाउट रिटर्न, एंडोमेंट इंश्योरेंस, ये सब के भी माइक्रो स्मॉल जो अमाउंट में इंश्योरेंस बनते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस बेस्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दो हैं जो कि इंश्योरेंस देकर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, जीवन ज्योति, तो यहाँ पर ये जो है लाइफ इंश्योरेंस है। यहाँ सुरक्षा बीमा योजना इज सर्वाइवल इंश्योरेंस। ठीक है, और ये चीज़ें हम अभी देखते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस 18 to 50 ईयर्स के लोगों के लिए होता है जिनके पास बैंक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट है। ठीक है, उनके लिए ये है। 1 ईयर का टेन्योर है, 1 जून से नेक्स्ट 31 मई का टेन्योर होता है। 2 लाख रुपए कवर्ड यहाँ पर होते हैं। अगर डेथ होती है किसी की, देन 2 लाख रुपए मिलते हैं। 430 रुपीज़ जो है एवरी ईयर ये पैसे जो है जाने चाहिए, एंड ऑटो डेबिट आपके अकाउंट में से ये होता है, दैट इज अ प्रीमियम अमाउंट। LIC, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सब मिलकर जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इंश्योर्ड अगर 55 ईयर्स का एज अटेन कर लेता है तो ये टर्मिनेट अपने आप हो जाता है। ठीक है, पैसे जो भरे वो बर्बाद हो गए। अकाउंट क्लोजर, इनसफिशिएंट बैलेंस अगर है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और इसका KYC किया जाता है बाय यूजिंग आधार। ठीक है, प्राइमरी सोर्स वो है। सिमिलर पॉइंट्स आपके PM सुरक्षा बीमा योजना में है। यहाँ पर मेनली एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट को कवर किया जाता है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे डेथ है, यहाँ पर एक्सीडेंट को कवर किया जाता है। 18 to 70 ईयर्स तक ये इंश्योरेंस लिया जा सकता है। ये PM सुरक्षा बीमा योजना का पार्ट बना जा सकता है। पीरियड यहाँ पर 1 ईयर्स का है। अगर डेथ होता है एक्सीडेंटली तो 2 लाख, और किसी और तरीके डिसेबिलिटी में 1 लाख जो है पैसे मिलते हैं। फुल डिसेबिलिटी, अगर दोनों आंख, दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो गए, दैट इज कॉल्ड फुल डिसेबिलिटी। ओनली 1 आंख, 1 हाथ या 1 पैर खराब हुए, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसेबिलिटी। डेथ यहाँ पर अगर सुसाइड, अल्कोहल, ड्रग के वजह से हुआ है तो दैट इज नॉट कवर्ड। ठीक है, देख रहे हो आप, एवरी पॉइंट इज कवर्ड हियर। उसको बस याद करना, रिवाइज करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। 20 रुपीज पर एनम होता है, ऑटो डेबिट होता है, सेम थिंग। ये जनरल इंश्योरेंस है, इसीलिए GIC और बाकी जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज मिलकर बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस के थ्रू देते हैं। इसमें भी KYC आधार का है। तो आपको आराम से दोनों चीज़ें यहाँ पे समराइज कर दी गई, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस। बैंक एश्योरेंस फाइनली जो यहाँ पर है वो डिस्कस करते हैं। तो बैंक्स अगर इंश्योरेंस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक एश्योरेंस। सिंपल, बैंक्स इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड बैंक एश्योरेंस। एंड यहाँ पर ओरिजिन इसका 1980s में फ्रांस में हुआ था, 2000 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके लिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके सेक्शन 61O को अमेंड किया गया। बैंक्स और सब्सिडियरीज को अलाउ किया गया कि वो बैंक एश्योरेंस कर सके। कन्वर्जेंस यहाँ पर हो रहा है, बैंक्स को एडवांटेज मिल रहा है कई सारा, और बैंक्स के एडवांटेज को यूज किया जा रहा है। एसेंशियली बैंक्स यहाँ वहाँ है बहुत सारे इलाकों में, बट इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है। फिर भी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचे जा सकते हैं वहाँ पर, बिकॉज बैंक का रीच ज़्यादा है। यहाँ पर एडिशनल कैपिटल की जरूरत नहीं है, आराम से बैंक्स को भी थोड़ा कमीशन मिल जाता है। कई मॉडल्स है यहाँ पर, कॉर्पोरेट, जॉइंट वेंचर मॉडल, बैंक इंश्योरर, मर्जर मॉडल। ठीक है, तो नाम से हमें पता चल रहा है
क्या है ये, तो कॉर्पोरेट एजेंसी जहाँ पर बैंक्स खुद इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं, जॉइंट वेंचर होता है दोनों के बीच, और बैंक इंश्योरेंस कंपनी दोनों मर्ज हो जाते हैं। और बिल्ड और बाय, तो बैंक तो है खुद का एक इंश्योरेंस कंपनी अगर खोल रहा है, सब्सिडियरी खोल रहा है, एंड देन इट इज डूइंग तो डिफरेंट मॉडल्स। तो इंडिया में ओनली ये दो मॉडल्स जो है अलाउ एंड यूज किए जाते हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट यानी कि बैंक जो है खुद ही किसी और का जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका ये सारा जो चीज़ें हैं वो बेच रहा है, इंश्योरेंस बेच रहा है। जॉइंट वेंचर जहाँ पर ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करते हुए जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हैं, एंड देन दिस गेट्स सोल्ड। ठीक है, तो फाइनली ग्रीवेंस रिड्रेसल वाला पार्ट रह गया। वी आर डिस्कसिंग दैट इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम 1999 की बात कर रहे हैं। ओम्बड्समैन मीन जो भी ग्रीवेंसेस सुनता है एंड उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इस स्कीम में डिस्प्यूट का वैल्यू, जो भी इंश्योरेंस के डिस्प्यूट का वैल्यू है 30 लाख से कम अगर होगा, देन उसे ओम्बड्समैन के थ्रू बिफोर गोइंग टू द कोर्ट जाने से पहले, अगर आप कोर्ट केस करना चाहते हो, पहले ही सुलझ जाए तो अच्छा होता है ना, दैट इज द वर्क ऑफ द ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन को जो है जाकर आप 30 लाख से कम के वैल्यू के इंश्योरेंस रिलेटेड डिस्प्यूट है तो यू कैन रिजॉल्व इट। कंडीशंस यहाँ पर हैं कि नो रिप्लाई और रिजेक्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास आप गए और उसने रिप्लाई ही नहीं किया, ऐसे केसेस में यू कैन गो फॉर द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम जो गवर्नमेंट की है, उसके अंडर आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। ओम्बड्समैन मीन सर्टेन पर्सन जो ग्रीवेंस को रिजॉल्व करता है, और 1 साल के अंदर अंदर इंश्योरर ने जो रिप्लाई किया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेट्स से आज उसने रिप्लाई किया बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो 1 साल के अंदर अंदर ही आपको अप्रोच करना होगा टू द ओम्बड्समैन एंड रिजॉल्व करना होगा। और ऐसा कोई केस जो कोर्ट में पेंडिंग ना हो, ऐसे ही केसेस को आपको ले जाना होगा ओम्बड्समैन, नए केस को ही ले जाना होगा। ठीक है, कोर्ट में पेंडिंग है तो ओम्बड्समैन कैन नॉट डू एनीथिंग। पॉलिसी होल्डर्स यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, उनके लीगल आयर जैसे उनके बच्चे हैं, नॉमिनीज, असाइनीज, ये सब जो है कर सकते हैं। जो उस पर्टिकुलर अकाउंट में नॉमिनी है, तो नॉमिनी कौन होता है, जिसको जो है उस अकाउंट का मालिक और साथ के साथ उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। असाइनी जो है, लेट्स से जिस पर्सन का अकाउंट था, इंश्योरेंस पॉलिसी बनी है, वो पर्सन की डेथ हो गई, तो उस पर्सन को जो है इसका ओनर, बट उसके बेनिफिट्स इसको नहीं मिलते, लीगली डिसाइड होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनी एंड द नॉमिनी। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल 2017 के हिसाब से ये है। तो ये रूल्स एप्लीकेबल है जनरल हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों में। साथ के साथ अगर कोई डिले होता है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स में, तब ये इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाया जा सकता है। रिप्यूडिएशन, जहां पर क्लेम जो किया जा रहा है वो लेट्स से आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो, लेकिन जो ग्राउंड्स पे इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो वो कवर्ड ही नहीं है, कहीं भी कवर्ड ही नहीं है, और आप क्लेम कर रहे हो, तो मना कर देती है इंश्योरेंस कंपनी की, ये इंश्योरेंस हम नहीं देंगे। दैट इज कॉल्ड रिप्यूडिएशन। इसके खिलाफ आपकी कोई कंप्लेन है तो यू कैन गो। प्रीमियम पेड और पेएबल है, उससे रिलेटेड मिस इंटरप्रिटेशन पॉलिसी टर्म्स का है। इंश्योरर्स, एजेंट्स, इंटरमीडिएट्स के अगेंस्ट अगर आप कोई कंप्लेन करना चाहते हो तो यू कैन डू। डिस्पोजल का टाइम यहाँ पर जो है, अगर मीडिएशन के लिए एग्री हो गए, यानी कि आप कोर्ट में नहीं जाओगे, कोर्ट से पहले ही इसे रिजॉल्व करने के लिए एग्री हो गए, तो ऐसे केस में 1 महीने में जो है रिजॉल्व कर देती है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। अगर आप मीडिएशन के लिए एग्री नहीं हुए तो 3 मंथ्स में उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगर आप फिर भी एग्री नहीं हुए तो यू कैन गो टू द कोर्ट। फीस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। डिसीजन ओम्बड्समैन का सुनना है नहीं सुनना है, दैट इज योर विश। फाइनल जो है कंक्लूसिव डिसीजन नहीं होता, इसके बाद भी आप कोर्ट में जा सकते हो, नॉर्मल लीगल प्रोसेस कर सकते हो। ओके, सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड दैट द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कैन गिव टू एन aggrieved policy holder? 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh या 40 lakh? So the correct answer, as we know, we have read 30 lakhs maximum amount होना चाहिए। C is the right answer here. Okay. Now I hope you have loved the session. I love teaching but काफ़ी लंबा हो गया, but then anyway we have learnt a lot of things, and if you want to practice you can download the IIFS का 400 most solved questions। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक वीडियो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने आएंगे, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड आंसर देम। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना होगा। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, पॉज द वीडियो, आंसर दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड आंसर। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चंस मई 2023 में पूछे गए हैं ऑलरेडी इन द एग्जाम। पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन।
Okay, so I hope you have enjoyed the session. If you have any other queries, you can call us on this number, or you can drop a mail at hello@edutap.co.in. Do not forget to like, share, subscribe, and comment if you have liked the video. Thank you so much. Take care, keep your confidence high. Jai Hind.